गुड इवनिंग टू ऑल। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, कैसे हैं सर? गुड इवनिंग। बढ़िया सर। ओके, चलो फिर से हमें एक बार मौका मिला ज्वाइन होने का। लेट्स स्टार्ट। देखो, आज हम लोग बेसिकली जो स्टार्ट करेंगे वो आपकी इकोनॉमिक्स से, बेसिकली बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। देखो, बजट का जितना आपको मैंने दिया था मटेरियल, वो अगर आप पढ़ लोगे उतना मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, जितने क्वेश्चंस बन रहे थे। गुड इवनिंग अनामिका, गुड इवनिंग गरिमा, श्रेयांश, सत्याज, राधिका और टू ऑल टू गुड इवनिंग। सब लोग फटाफट ज्वाइन हो जाओ और फिर आज से बेसिक स्टार्ट करेंगे आपका इकोनॉमिक्स। ठीक है, बेसिकली हम दोनों सेक्शंस को लेके चलेंगे, बैंकिंग सेक्शंस को लेके चलेंगे एज वेल एज आपकी एसएससी का जो सेक्शन है वो आपका दोनों को इसको लेके चलेंगे। ठीक है, ओके, ठीक है, दोनों सेक्शंस को हम लोग लेके चलेंगे आपके। ठीक है, चलो गुड इवनिंग, फटाफट ज्वाइन हो जाओ। ओ फटाफट आ जाओ, स्टार्ट करा जाए क्लास को। फटाफट ज्वाइन हो जाइए। चलो, यस यस यस, अभी श्रेयांश आई होगी आपको, मैम ने भेजा। सर ये बजट का पार्ट है? बजट का पार्ट ही आज हम इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। बजट वाला आपको सर बजट का थोड़ा लास्ट का रह गया था। अच्छा, तो वो एक ही पॉइंट रह गया था। कोई नहीं हम, हाँ वो कोई इश्यू नहीं, बहुत ज्यादा टफ नहीं है क्योंकि हमें बेसिक इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करना है। तो क्लास, सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, ये इकोनॉमिक्स है क्या? कोई बता सकता है व्हाट इज इकोनॉमिक्स? सिंपल सर एक डाउट है, एक चीज पहले आप क्लियर कर दो। एक्चुअली जीए में मतलब हम क्या कवर करेंगे? देखो, एक्चुअली में हम जो जीए में कवर करेंगे, हम लोग एसएससी वाला पार्ट भी कवर करेंगे और बैंकिंग वाला पार्ट कवर भी करेंगे। ठीक है, अब करंट अफेयर्स पढ़ाने की जरूरत तो है नहीं। ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर्स की जो क्लास है वो मैं बेसिकली ले ही रहा हूँ आपकी करंट अफेयर्स की, तो उसमें करंट अफेयर्स कैरी करेंगे। ठीक है, पहले डिवीजन था कि 30 मिनट्स फॉर द करंट एंड 30 मिनट्स फॉर द बैंकिंग पर्पस। तो हम लोग करंट अफेयर की जब क्लास ले ही रहे हैं तो उसमें तो हम वो करंट अफेयर्स करेंगे, स्टैटिक जीके उसमें करेंगे। और हमें जो बेसिकली यहाँ पे करना है वो हमें आपकी एसएससी का और एज वेल एज जो बैंकिंग वाला पार्ट है वो आपको कवर करना है। ठीक है, आपको सिलेबस मैंने पहले ही बता दिया था, तो इट इज क्लियर टू यू। बैंकिंग वाला अलग चल रहा है क्या, और जिसमें हम बैंक्स को स्टडी कर रहे थे? नहीं, वो बैंकिंग वाला अलग नहीं है, कॉमन है आपका। ठीक है, बैंकिंग और एसएससी आपका दोनों कॉमन है। ठीक है, जो पार्ट आपका एसएससी का होगा बैंकिंग वो मैं बता दूंगा। देखो, बेसिक से पढ़ना है। देखो, अगर बैंकिंग के अंदर क्या होता है, थोड़ा सा ऊपर का है। अगर आपको आरबीआई में जैसे इन्फ्लेशन के बारे में नहीं पता, वो इन्फ्लेशन होता क्या है, तो इन्फ्लेशन के बारे में आपको पढ़ना तो यहीं से पड़ेगा ना। आपको एकदम से तुम इन्फ्लेशन नहीं पढ़ा सकते, तो इन्फ्लेशन के टाइप्स क्या होते हैं, इन्फ्लेशन होता क्या है, सिस्टम, दीज आर थिंग्स। ओके, अब तो बेसिकली उससे डील करेंगे क्योंकि आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा और आपको चीजें बिल्कुल समझ में आएंगी। ठीक है, हाँ सर, दोनों है, फॉर्मेलिटीज फॉर बोथ बैंकिंग एज वेल एज एसएससी, दोनों के लिए आपका। ठीक है, इकोनॉमिक्स ही है बेसिकली। देखो, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में आपको पहले बता दूं, मैक्सिमम पार्ट करंट अफेयर्स का आता है। इवन एसएससी के अंदर भी इकोनॉमिक्स का पार्ट मैक्सिमम करंट का ही आता है। ये बात सच है, ये ट्रूथ है बिल्कुल। 100% बैंकिंग से करंट अफेयर्स का ज्यादा आता है। और बैंकिंग में जल्दी आरबीआई से रिलेटेड कुछ टाइप्स ऑफ एटीएम या करंट के अंदर जो चीजें हो रही है, करंट देखो मस्त है, सबसे सीधा मस्त वरना करंट है, कुछ नहीं है। ठीक है, तो करंट सबसे ज्यादा मस्त है, करंट पे फोकस रखो तो चीजें आपको क्लियरिटी रहती रहेंगी। चलो फिर स्टार्ट करते हैं क्लास। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि टॉपिक्स कौन-कौन से इसमें कवर होंगे? टॉपिक्स फ्लो चार्ट अभी देखो, हाँ देखो टॉपिक्स मैम, तो मेरा माइंड में क्लियर हो जाएगा। तो टॉपिक्स आपके कवर होंगे। वो आपके क्या होंगे, बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स के टाइप्स क्या होते हैं, इन्फ्लेशन क्या होता है, ये इकोनॉमी क्या होती है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ठीक है, बजट क्या होता है, ठीक है, आप नेशनल इनकम क्या होती है, जीडीपी क्या होती है, इन्फ्लेशन क्या होता है, ये सब टॉपिक सुने होंगे। सेंसस क्या होता है, दीज आर द टॉपिक्स, दीज आर द टॉपिक्स व्हिच कम्स विद कवर अंडर द सेक्शन ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, और कुछ सेक्शन जैसे आरबीआई होता है, आरबीआई होती है, मनी मार्केट क्या होता है, वो कॉमन पार्ट है, वो एसएससी के अंदर भी पूछा जाता है, वो बैंकिंग के अंदर भी पूछा जाता है। तो आप बेसिक चीजें क्या है, हर चीज को बेसिक से लेके चलेंगे। अगर आपको इन्फ्लेशन पता है, ठीक है,
12 में पढ़ा है ये सब, हाँ 12 में आपने पढ़ा होगा सिराज। आप अगर इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो, आपने अगर कॉमर्स के स्टूडेंट हो, तो आपको इजीली पढ़ने में आसानी रहेगी, बट कुछ जो साइंस साइड से उनको थोड़ी सी परेशानी रहेगी, बट इट इज क्लियर टू ऑल। हाँ, इकोनॉमिक्स इज बेसिकली, अब मैंने आपसे पूछा तो इकोनॉमिक्स क्या बताया आपने, देखो इकोनॉमिक्स राधिका ने मुझे बताया, इकोनॉमिक्स इज अ बेसिकली प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एब्सोल्युटली राइट है, लेकिन एक अच्छी डेफिनेशन बताओ, ये तो रटी रटाई डेफिनेशन हो गई, थोड़ा सा राधिका थोड़ी अच्छी सी डेफिनेशन बताओ कोई। एनी वन, मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज कह सकते हो। अनिमेश यू आर राइट। यशिका वेयर आर यू, यू आर बिलोंग फ्रॉम द कॉमर्स बैकग्राउंड ना, तो प्लीज बी गिव द आंसर। क्या था उसका, देखो इकोनॉमिक्स का बता दो। यस, प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड वेल्थ। वेरी गुड, या वेरी गुड। मैं वेल्थ का टाइम सोच रहा था कि वेल्थ आपको बताएगा। यस, देखो क्या है, एंड एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। ऑल आर करेक्ट। अब मैं, मेरे को बताने दो, सब सही बता रहे हो, सबने अपने अपने ढंग से बताई। अब मैं देखो अपने ढंग से समझाता हूं। देखो आपके पास जो पैसा है, जो वेल्थ है, आप उसको कैसे मैनेज करते हो, दैट इज इकोनॉमिक्स। आपके पास पैसा है, जैसे आपके, मान लिया आपके घर में आपके फादर है, आपके फादर की इनकम मान लिया, मैं जस्ट एक कंडीशन बता रहा हूं, सपोज आपके फादर है जिनकी इनकम क्या है, आपकी 20,000 है, सिंपल, आई एम जस्ट टेकिंग अ एग्जांपल। 20,000 होती नहीं है, सबकी जल्दी ज्यादा ही होती है। अब उन्होंने क्या करा, सबको बांट दिया पैसा। उन्होंने बोला मदर को 5,000 दे देते हैं, डॉटर को 5,000 दे देते हैं, अपने पास 5,000 रख देते हैं, 5,000 एक और बच्चे को दे देते हैं। तो क्या ये मैनेजमेंट ऑफ वेल्थ, जो पैसे का मैनेजमेंट है, क्या ये सही है? इट इज राइट, इट इज राइट। ये पैसे का जो, नो इट इज नॉट राइट, क्योंकि सबकी नीड्स क्या है, अलग अलग है। मान लिया मदर को रिक्वायरमेंट है ही नहीं, मदर तो बेचारी हाउस वाइफ है, उनको इतने पैसे की जरूरत नहीं, उनको 1,000 रुपए में भी काम चल सकता है उनका, ठीक है। अब आप हो, आप पढ़ने वाले बच्चे हो, यू आर द स्टूडेंट, आपको क्या बुक्स परचेज करनी है, आपको कॉलेज की फीस पे करनी है, ठीक है। तो आपको क्या करना, आपको हो सकता है 5,000 से रिक्वायरमेंट ज्यादा हो। तो जो मैनेजमेंट है, जो पैसे का एक मैनेजमेंट है कि पैसे को कैसे बैलेंस करना है और कैसे उसको डिवाइड करना है, उसको कैसे यूज करना है, दैट इज इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स इज अ थ्योरेटिकल टर्म। ये क्या है, थ्योरेटिकल है, ये थ्योरेटिकल है, थ्योरी पढ़ रहे हो ये सब इकोनॉमिक्स। और व्हाट इज इकोनॉमी, there is something difference between economics and economy. Economy क्या होता है? Sir, economy is the wealth of the country. Wealth of the country. Yes, Shaurya, you are right. Basically, economy is a practical term. ये क्या है? Economy practical है. Economy एक practical है. बोलते हैं ना इंडिया की इकोनॉमी गिर गई। आप तो यूं नहीं बोलते इंडिया की इकोनॉमिक्स गिर गई, ये तो किसी ने नहीं बोला आज तक। The economics of India fall down. बोलते हैं ना कि आजकल इंडिया की इकोनॉमी इतनी ज्यादा गिर गई है, जीडीपी इतना ज्यादा गिर गया है। इकोनॉमी क्या है, प्रैक्टिकल टर्म है। इकोनॉमी इज अ प्रैक्टिकल टर्म एंड इकोनॉमिक्स इज अ थ्योरेटिकल टर्म। सो इट इज क्लियर टू ऑल व्हाट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। तो इकोनॉमिक्स क्या है, एक थ्योरेटिकल टर्म है, या वेल्थ ऑफ मैनेजमेंट, पैसे का कैसे डिवीजन करना है, पैसे को कैसे इस्तेमाल करना है, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमी क्या है, कैसे उसका मैनेजमेंट करना है, कैसे उसका इकोनॉमी, जो आपका इकोनॉमी क्या एग्जिस्ट इज अ प्रैक्टिकल यूज, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ने जा रहे हो तो यू शुड नो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दैट सब्जेक्ट एंड दिस सब्जेक्ट। अब क्लास देखो क्या होता है, आपको पीडीएफ दिखाई पड़ रही होगी। इकोनॉमिक के जो फादर हैं, इकोनॉमिक्स से जो इकोनॉमिक्स वर्ड आया ना, इकोनॉमिया के नाम से आया। ये आपका एक ग्रीक वर्ड है, इकोनॉमिया के नाम से इसका ओरिजिन हुआ है। इज अ ग्रीक वर्ड, जो ग्रीक भाषा का शब्द है, यहां से इसका क्या ओरिजिन हुआ है, यहां से इसका क्या उद्घटन हुआ है, या इससे यहां से चालू हुआ है, ठीक है। लेट्स गो। अब हम लोग जाते हैं इकोनॉमिक्स के पिता कौन होते हैं, जल्दी बताओ। ये अभी क्वेश्चन आया, अभी आपको मैं बता दूं, एडम स्मिथ, करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट। अगर आपको मैं भी बता दूं, अभी जो सीडीएस का पेपर हुआ है, अगर किसी ने आप लोगों में से सीडीएस का पेपर दिया होगा तो उसमें क्वेश्चन आया था कि मार्केट से कौन सा फादर रिलेटेड है, दैट आंसर इज एडम स्मिथ। सेकंड ऑप्शन था। अभी सीडीएस का जो पेपर हुआ है रिसेंटली, उसमें क्वेश्चन आया है। और बस आपको जस्ट एक स्टेटमेंट को जज करना था कि स्टेटमेंट किस डायरेक्शन में बोल रही है, तो आपका क्या हो जाएगा, आप लगाते एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ ने क्या करा था, एक किताब लिखी थी, एक छोटी सी किताब लिखी थी जिसको बोलते हैं वेल्थ ऑफ नेशन, कि पैसे का मतलब एक नेशन के अंदर, एक राष्ट्र के अंदर पैसे को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज कॉल्ड वेल्थ ऑफ नेशन। तो वेल्थ ऑफ नेशन के तहत ही क्या होता है आपका, उन्होंने किताब लिखी थी, तभी उनको बोला था एडम स्मिथ। तो आपसे सिंपल सा क्वेश्चन एसएससी के अंदर पूछेगा, बैंक पे नहीं पूछेगा, आपसे सिंपल सा पूछेगा कि इकोनॉमिक्स के फादर कौन है,
तो आपका आंसर क्या होगा? एडम स्मिथ। लास्ट में आप टिक करोगे एडम स्मिथ। जब आप प्रैक्टिस करोगे व्हेन यू गो थ्रू द प्रीवियस ईयर पेपर्स, तो आपको पहला क्वेश्चन ये मिलेगा, देखना प्रैक्टिस करना तो आपको ये चीज मिलेगी। बिल्कुल टू द पॉइंट आपको पढ़ाऊंगा और चीजें आपको बिल्कुल समझ में आएगी। इकोनॉमिक्स इज अ क्वाइट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट इन कंपैरिजन टू साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक में ज्यादा कंपैरिजन नहीं है, लेकिन इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है अगर आप समझ के देखोगे। ठीक है, चलो अब आपके क्या होते हैं? दो पार्ट होते हैं इकोनॉमिक्स के। एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। फर्स्ट क्या होता है? माइक्रो, जो छोटे लेवल पे होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो आपको पीडीएफ में दिख रहा होगा, सब चीजें लिखी हैं, आप मेरी बातों पे ध्यान दो। देखो इकोनॉमिक्स को जितना समझ के पढ़ोगे ना, उतना ज्यादा क्लैरिटी रहेगी आपको। देखो बिजनेस कैसे चलाना है, कैसे पैसे को रन करना है, यही चीज इकोनॉमिक्स है और कुछ नहीं है। ओके, तो मेरी बातों पे बस ध्यान दो, मेरी भाषा पे ध्यान दो और मेरे आई कांटेक्ट बना के रखो, बिल्कुल चीजें क्लियर होती जाएंगी आपको। ठीक है, देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है? माइक्रो इकोनॉमिक्स वो होती है जो छोटे लेवल पे यूज होती है। आपको लिख रहा होगा डील्स विद स्मॉल स्केल्स। अब जैसे क्या होता है, देखो अब जैसे होता है डिमांड और सप्लाई। अब देखो क्या होता है, अब मूल भाव कर लेते हो। जैसे आपकी मम्मी कहीं जाती होंगी मार्केट के अंदर, तो मार्केट के सब्जी वाले से कहते हो, सब्जी वाला कहता होगा अरे आलू, आपकी मम्मी पूछती है आलू कितने भाव दे रहे हो? तो बोलता है 40 रुपए किलो आलू है। बगल वाली दुकान में तो मैंने देखा था यार 30 रुपए किलो आलू बिक रहा था। तो आपने क्या करा, उससे एडजस्ट कर लिया, आपने उससे डीलिंग दे दी, उसको एक डीलिंग दे दी और आपने बोला यार थोड़ा सस्ता कर दो यार, 30 रुपए का दे दो यार, थोड़ा सस्ता दे दो। तो क्या होगा, तो आपने क्या करी, जस्ट डीलिंग जो इंडिविजुअल से डील करे। माइक्रो इकोनॉमिक्स इट डील्स विद इंडिविजुअल्स, तो अकेले में डील करे, अकेले में डीलिंग होती है, दैट इज कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स। और मैक्रो क्या होती है? मैक्रो जो वर्ल्ड लार्ज स्केल पे डील करे, जिसमें क्या होते हैं ग्रुप्स। ठीक है, ग्रुप्स के लिए होती है माइक्रो। तो मैक्रो क्या होती है? माइक्रो क्या होती है? माइक्रो जो स्मॉल, जो एक इंडिविजुअल की मार्केट होती है, जो इंडिविजुअल, यस बार्गेनिंग करना, यस सत्यार्थ यू आर राइट, बार्गेनिंग करना, जो एक इंडिविजुअल की मार्केट। अरे यार जो अकेले की मार्केट है यार, वो क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसके फादर, क्वेश्चन आया हुआ है, हु इज द फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स? माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कौन है? रैगनर फिंच। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो पेपर में आते हैं। हाँ ऐसे बोलेंगे तो सब्जी वाला बोलेगा जिस दुकान में मिले हो उसमें ले लो। हाँ यस इंद्रनील, ऐसा ही होता है, जाओ उसी से ले लो, सस्ता ले लो। लेकिन आपको मैं बता दूं, लॉकडाउन के टाइम पे लोग इतना ज्यादा कमा रहे हैं और लोग इतना ज्यादा लोग उल्लू बना रहे हैं, मैं बता रहा हूँ काफी ज्यादा बार्गेनिंग कर सकते हो। यू कैन डू अ लॉट ऑफ बार्गेनिंग इन दैट टाइम, काफी ज्यादा होता है चीजों, ध्यान रखना। तो माइक्रो समझ में आया, माइक्रो आई थिंक क्लियर होगा। देखो अब माइक्रो में क्या होता है? डिमांड और सप्लाई। अभी हम पढ़ेंगे डिमांड और सप्लाई क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजेदार टॉपिक है, मजा आएगा। देखो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इकोनॉमिक्स मतलब साइंस से काफी ज्यादा मजा आता है, मुझे पढ़ाने में ज्यादा इकोनॉमिक्स ज्यादा मजा आता है, हालांकि साइंस सब्जेक्ट है मेरा, बट पढ़ाने में काफी ज्यादा मजा आता है। ठीक है, तो रैगनर फिंच कौन है? इसके फादर है रैगनर फिंच, जिसके फादर है जिसने माइक्रो इकोनॉमिक्स बताया था। ठीक है, अब आते हैं मैक्रो। मैक्रो क्या होता है? मैक्रो मतलब बड़ा, होता है ना मैक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रो मतलब जो बड़े बिग स्केल्स में, मतलब इट्स अ मार्केट ऑफ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। इसमें एक इंडिविजुअल नहीं होता, ग्रुप होते हैं, एक समूह होता है लोगों का। अब देखो एक बात बताओ, अब मान लिया महंगाई बढ़ी, तो महंगाई केवल कल्लू के लिए थोड़ी बढ़ेगी। अब मान लिया कोई कल्लू है इंसान, तो महंगाई बढ़ेगी तो सबके लिए बढ़ेगी ना भाई। अब अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, तो बेरोजगारी केवल एक के लिए थोड़ी होगी, बेरोजगारी तो सबके लिए होगी ना, सीधी सी बात है। अगर सेंसस होगा, अगर एक जनगणना होगी, तो जनगणना केवल एक आदमी की थोड़ी होगी, जनगणना तो सबके लिए होगी ना। इट इज अ पर्सन, इट इज बिलोंग्स टू द ग्रुप, इट इज बिलोंग टू अ कम्युनिटी, एक कम्युनिटी के लिए बिलोंग। यस नेशनल लेवल आप कह सकते हो, इंडस्ट्रीज आपके बोल सकते नेशनल इनकम, अगर नेशनल इनकम बढ़ेगी तो वो पूरी कंट्री की बढ़ेगी। So these are the topics of macroeconomics. So what's the basic difference between the macro and macro? It is clear to all. If it is not a clear to all, so please ask me a question. किसी पे पूछ सकता हूँ। इसके फादर कौन है? J.M. Keynes। देखो ये फादर्स पूछ लेता है, एसएससी के अंदर बहुत फादर्स पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। तो what is clear to all? सबसे पहले मैंने क्या बताया? इकोनॉमिक्स बताया, then I tell you the economy, then I tell you the what are the division of economics. The division of economics is first is microeconomics, second is macroeconomics. What's the basic difference between the micro and the macro? ठीक है, who's the father of micro, who's the father of macro? ठीक है, आपको समझ में आ गया? I think it is clear to all. ये बेसिक है। अगर हम किसी सब्जेक्ट का बेसिक पढ़ने जाते हैं तो हमें उसके बारे में पता चले कि हम पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, क्या इसके पीछे रीजन है। आप इससे बहुत कुछ जानोगे। आप पता है इकोनॉमिक्स, मैं आपको इकोनॉमिक्स ऐसे ही पढ़ा दूंगा ना, बड़े लेवल के एग्जाम भी निकाल दोगे, कोई टेंशन की बात नहीं। दूसरी बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किताब भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सर मैं कौन सी किताब पढ़ूं, सर मैं क्या करूं, ऐसा समझा दूंगा, बिल्कुल चीजें क्लियर होती जाएंगी आप। ठीक है, ठीक है, चलो फिर तो आई थिंक ये सबको क्लियर होगा इकोनॉमिक्स के बारे में। ये इकोनॉमिक्स का एक इंट्रोडक्शन था कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स। अब हम प्रोसीड करते हैं। देखो इकोनॉमिक्स के अंदर सबको पता होगा 3 सेक्टर्स होते हैं, सबको पता है ना इकोनॉमिक्स के अंदर कितने सेक्टर होते हैं आपके? 3 सेक्टर होते हैं।
आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल। इकोनॉमिक्स के अंदर कितने होते हैं? Secondary तीन। and tertiary. यस, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। अब देखो मैं देखो समझाता हूँ। यस, वेरी गुड। तो आपको 3 सेक्टर होते हैं प्राइमरी। देखो प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, जिसमें क्या होते हैं, रॉ मटेरियल होता है। प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है, कच्चा माल होता है, कोई भी चीज नहीं है कच्चा। अब देखो आपका एग्जाम्पल है, ठीक है, अब पिज्जा का लेके एग्जाम्पल लेंगे। आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ पिज्जा। सबके मुंह में पानी पर नहीं आना चाहिए, बस ध्यान रखना, ठीक है। पिज्जा का एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है, ओके। चलो, सबसे पहले प्राइमरी में क्या आता है, रॉ मटेरियल, कच्चा माल आता है। कुछ नहीं है, जो चीज क्या कच्चा है भाई, सब्जी है कच्ची है। अब इसमें क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, अब देखो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है, आपसे आएगा एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशिंग, पोल्ट्री, ये किससे बिलोंग करते हैं? तो आपका आंसर है हुआ ये प्राथमिक। प्राथमिक जो होता है आपका या प्राइमरी सेक्टर होता है, ये उससे बिलोंग करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कच्चा माल है। जो चीज कच्चा माल होती है वो चीज क्या होती है, प्राइमरी सेक्टर होती है। जैसे में एग्रीकल्चर आता है, एग्रीकल्चर में भी चीज क्या होती है, सबसे पहले आप सीड बोते हो, लगाते हो, फिर सीड अंकुरित बनते हैं, इस तरीके से प्लांट बनता है, तो ये क्या एग्रीकल्चर का पार्ट है। माइनिंग, जो खनन होता है, खनन क्या होता है, जब आप माइनिंग करते हो किसी चीज को, आप जो ओर को एक्सट्रैक्ट करते हो, ठीक है, मेटलर्जी का प्रोसेस होता है, तो ये क्या माइनिंग, जब खनन के अंदर जाते हो इस तरीके से, तो निकालते हो, आपकी ओर्स निकलती हैं। उसके बाद फिशिंग, जो मछुआरे होती है, जो मतलब की फिशिंग करते हैं, आपके जो मछुआरे होते हैं, जो फिशिंग होते हैं, ये सब क्या है, ये सब एक प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है। और इंडिया इसमें सबसे आगे है, ध्यान रखना। इंडिया की जो बैकबोन है, जो रीढ़ की हड्डी है, वो क्या है, कृषि है। कृषि ही भारत की रीढ़ की हड्डी है, अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो कृषि आप जानते हो, एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, रीढ़ की हड्डी है ये, ठीक है। पोल्ट्री आप जानते होगे, जितना आपका जो आपके मुर्गी पालन होता है, मुर्गी पालन वगैरह जो होता है, ये सब क्या है, एक प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है। आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल, ये सबको पता होगा। दोज आर बिलोंग्स फ्रॉम द साइंस साइड, दोज आर बिलोंग्स फ्रॉम द इकोनॉमिक साइड, ये सबको बेसिक पता होगा कि भाई प्राइमरी सेक्टर में कच्चा माल आता है, कच्चे माल के अंदर एग्रीकल्चर। आपके पेपर में देखो क्वेश्चन कैसे आने वाला है, क्वेश्चन ऐसे आएगा, द एग्जामिनर मेंशन दिस एग्जांपल एंड आस्क्स फ्रॉम यू from which sector it is belong. You have to give, if the examiner asks you the question, it is, or it's mining, you have to write the answer, you have to click the answer that is primary sector. आप क्या करोगे, जस्ट क्लिक करोगे सेव एंड नेक्स्ट। सेव एंड नेक्स्ट का मतलब समझते हो ना, जब कंप्यूटर लेने आता तो सेव एंड नेक्स्ट आता है लास्ट में, ठीक है, ध्यान रखना। अब क्या होता है, जितना भी आपका कच्चा माल है, अब ये कच्चा भाई पिज्जा ऐसे तो नहीं बन जाता। अब पिज्जा का जाता है कहाँ पे, पिज्जा के लिए ब्रेड बनती है, वो क्या है, एक रॉ मटेरियल है, रॉ कच्चा माल तो नहीं खा जाते हो। अब कहा जाता है सेकेंडरी सेक्टर में। देखो सेकेंडरी सेक्टर में क्या आती है, आपकी उद्योग आते हैं। उद्योग मतलब जाते हैं तो आपकी जितनी भी इंडस्ट्रीज आती हैं। यस, आप कह सकते हो राधिका, यू आर एब्सोल्युटली राइट। जब हम किसी कच्चे माल को एक फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करते हैं, जैसे मान लिया, जैसे कच्चा माल था, कोई भी कच्चा माल था, जैसे आपने बोला लोहा हो गया। अब लोहे को हमने क्या करा, लोहे को हमने इंडस्ट्रीज में बेचा, उद्योग में बेचा, तो लोहे से क्या हो गया, कोई एक बाइसिकल बन गई। उसी लोहे से क्या पता, गाड़ी के औजार, गाड़ी के जो पार्ट्स होते हैं वो बन गए। तो बेसिकली जब एक रॉ मटेरियल, जब एक कच्चा माल एक फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट हो जाता है, वो क्या होता है, हमारा सेकेंडरी सेक्टर होता है। वो क्या होता है, हमारा सेकेंडरी सेक्टर होता है। तो इसके अंदर क्या होती है, इंडस्ट्रीज आती हैं, जितनी भी इंडस्ट्रीज आती है वो सब हमारी आती है। अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन बताओगे, इंडस्ट्री जो था वो किस ईयर प्लान में आया था? आपके 5 ईयर प्लान होते हैं ना, फर्स्ट ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान, 3rd ईयर प्लान, 4th ईयर प्लान, जल्दी से बताओ जी। फिफ्थ में इंडस्ट्रीज आई थी, श्योर है, बहुत आगे चले गए। सेल्फ रियलाइजेशन और वो ना, फिफ्थ में नहीं आई थी, गलत। थर्ड में आई थी, थर्ड में नहीं आई, थर्ड में तो बहुत डाउनफॉल हो गया था क्योंकि वॉर हुए थे। सेकंड, हाँ सर, वो तो थर्ड सेकंड पहला जो हुआ था प्लानिंग ईयर कमीशन 1951 से 56 तक, जिसमें से एग्रीकल्चर हुआ था। सबसे पहले एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया गया था। फिर 1956 के बाद से 1960 तक जो हुआ था वो आपका हुआ था सेकेंड ईयर प्लान। उस सेकेंड ईयर प्लान में क्या आती, इंडस्ट्रीज आती। तो शौर्य, जो आपकी इंडस्ट्रीज आती है वो सेकेंड ईयर प्लान में आती है, ठीक है। फिर 3rd ईयर प्लान पढ़ाएंगे। प्लानिंग कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरूर आता है यहाँ से क्वेश्चन है कि जो आप कह रहे हो ना 5th ईयर प्लान में एक नारा दिया था, गरीबी हटाओ का, रिमूव द पॉवर्टी, गरीबी हटाओ, ठीक है, ये सब चीजें। तो इंडस्ट्रीज आ गई प्राइमरी सेक्टर में, आपके प्राइमरी सेक्टर में, सॉरी सेकेंडरी सेक्टर में इंडस्ट्रीज आ गई, प्राइमरी में आपका एग्रीकल्चर हो गया। आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल। अब पिज्जा बन तो गया, अब पिज्जा को डिलीवर भी तो कराना। यस, एनी डाउट? ये क्या
The case of pizza, wheat is a primary sector. Yes, okay. Bread is a secondary sector and Domino's Pizza is a tertiary. Right. Vitanshu, you are right. आपने पूरी पिज्जा की डिलीवरी करा दी लेक्चर के अंदर. And when it is used to the customer to the service, it includes the product to the customer that are included in the tertiary sector. तो tertiary sector कुछ नहीं, जो आपका तृतीयक सेक्टर है या आपका tertiary sector जो सर्विस देता है आपको. अरे भैया ट्रांसपोर्ट होंगे, अब जोमेटो वाला और स्विगी वाला आएगा तो बाइक से तो आएगा ना, बाइक से आएगा या फोन पे बात करेगा, जी मैम आपको ऑर्डर आ गया है, जरा आप नीचे आ जाओ और ऑर्डर अपना पिकअप कर लो. तो ये सब चीजें क्या है, इससे सर्विस मिलेगी, ये टर्शियरी सेक्टर है. ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, बैंकिंग. बैंकिंग होती है, आपको सर्विस देती है. आपको बैंकिंग के अंदर बैंकिंग कैसी सर्विस दे रही है, आपको लॉकर की सर्विस दे रही है, क्या भाई अपने जो फिजिकल ऑर्नामेंट्स हैं वो आपको बैंक पे रख सकते हो. ठीक है, बैंकिंग आपको लोन भी देती है, बैंकिंग आपको इंश्योरेंस भी देती है आज के टाइम पे. तो ठीक है, लोन देती है. यस राधिका, यू आर राइट. अब इंश्योरेंस कंपनी आपका इंश्योरेंस, जैसे LIC हो गया. ठीक है, अब सॉफ्टवेयर कंपनीज है, जितनी बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी आपको दिखाई दे रही है, HCL दिखाई दे रही है आपको. ठीक है, आपकी Amadeus हो गई, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है आपकी. ठीक है, टाटा हो गई, आपकी जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है सॉफ्टवेयर कंपनीज, वो आपके टर्शियरी सेक्टर है. वो आपको एक यस TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो होती है वो होती है. अब कॉल सेंटर, तो कॉल सेंटर में आप लोग बोलते हैं ना कि ये जरा ये सर्विस ऐसी है कॉल सेंटर में. और ट्रांसपोर्ट हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, मतलब दूर संचार, बात करना, कॉलिंग करना, ये सब क्या है, टर्शियरी सेक्टर का पार्ट है. तो ये क्लियर हो गया. आपसे कुछ नहीं पेपर में क्वेश्चन कैसे फ्रेम होने जा रहा है, देखो टॉपिक समझो, फ्रेमिंग समझो. फ्रेमिंग क्या है, आपसे ये एग्जाम्पल्स देगा एग्जामिनर और आपसे पूछेगा कि किस सेक्टर का पार्ट है. This is a kind of question is asked from you. Okay. अब मुझे जल्दी से बताओ कि भारत के अंदर, जल्दी से बताओ मुझे, चाइना कौन से सेक्टर में काम करता है, जल्दी बताओ. चाइना किस सेक्टर में काम करता है? टर्शरी. सर चाइना रॉ मटेरियल में काम करता है, मैन्युफैक्चरिंग में काम करता है. मैन्युफैक्चरिंग, सेकेंडरी में काम करता है, मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी में काम करता है. सेकेंडरी चाइना जो होता है, तभी तो चाइना इतना ज्यादा डेवलप कर रहा है. सेकेंडरी सेक्टर बहुत जरूरी है डेवलप होना. अभी हम आपको समझाऊंगा व्हाई द सेकेंडरी सेक्टर इज मोर इंपॉर्टेंट देन द प्राइमरी और देन द टर्शरी. तभी तो मोदी जी बोलते हैं ये करो, आत्मनिर्भर बनो, इंडस्ट्रीज खोलो, मैन्युफैक्चरिंग. यस. अरे एक बात बताओ, अरे एग्जाम्पल बताओ, आलू होता है, सब आलू खरीदते हो. ठीक है, आलू खरीदा, अब आलू कहाँ जाएगा, आलू इंडस्ट्रीज में जाएगा कि नहीं जाएगा. आलू इज अ रॉ मटेरियल, पोटैटो इज अ रॉ मटेरियल. अब वो कहाँ जाएगा, उद्योग में जाएगा. उस 1 किलो आलू में कितने अंकल चिप्स बनेंगे, कितने लेस के पैकेट बनेंगे, जरा बताओ. लेस के पैकेट ज्यादा बनेंगे नहीं बनेंगे, मतलब 40 रुपए की कॉस्ट है उसकी और 200 रुपए का तुम उसको बेच रहे हो. फायदा कहाँ हो रहा है, इंडस्ट्री सेक्टर में हो रहा है ना, सेकेंडरी सेक्टर में ज्यादा फायदा होगा. यस सर, लॉयर, डॉक्टर, CA भी सर्विस सेक्टर है ना, सर्विस सेक्टर है. आप सर्विस दे रहे हो, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनोगे तो सर्विस दोगे आप. ठीक है, ओके. इट्स प्रोवाइड्स द मोर एम्प्लॉयमेंट, दैट इज व्हाई द सेकेंडरी. हाँ, ये मोर एम्प्लॉयमेंट भी देगा, ये भी कह सकते हो. और इससे प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत आएगी, मतलब बहुत ज्यादा फायदा होगा. इसलिए क्या होता है, इंडस्ट्री सेक्टर बहुत जरूरी होना चाहिए किसी देश का. अच्छा, यूएसए किस पे काम करता है, यूनाइटेड स्टेट्स का कैपिटलिस्ट में सर. हाँ, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में करता है, लेकिन इन सेक्टर में बता. टर्शियरी. शौर्य यू आर राइट, बट आई एम आस्किंग यू कि इन सेक्टर में कैसे होता है, इकोनॉमी में है कि टर्शियरी में है कि प्राइमरी में है कि सेकेंडरी में. तो टर्शियरी में आपका आता है, क्योंकि आपने देखा होगा जितने भी आपकी यूएसए है, तो यूएसए में ज्यादातर बड़ी बड़ी कंपनीज, IT कंपनीज बनी है. ठीक है, आपने वर्क फ्रॉम होम हो रहा था, आजकल कोविड-19 चल रहा, तो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं लोग. ठीक है, ठीक है, सर्विस दे रहे हैं आपकी इस तरीके से, वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, सारी चीजें टर्शियरी. और इंडिया क्या है, इंडिया इज एग्जांपल ऑफ प्राइमरी सेक्टर. ठीक है, अब इंडिया के अंदर जीडीपी किस सेक्टर से ज्यादा होती है, अगर इंडिया की जीडीपी जानते हो ना, जीडीपी स्टैंड्स फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ये फुल फॉर्म आ जाती है, छोटे छोटे एग्जाम्स में आ जाती है. ग्रॉस मतलब टोटल, डोमेस्टिक मतलब घरेलू, घरेलू मतलब घर में, और प्रोडक्ट मतलब उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, हिंदी में इसको बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद. ठीक है, जीडीपी बढ़ता है, जो जीडीपी सबसे ज्यादा टर्शियरी सेक्टर से बढ़ता है. प्रियांश, जो जीडीपी बढ़ता है वो हमारा सर्विस सेक्टर से ज्यादा बढ़ता है इंडिया के अंदर. मैं इंडिया की पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ. आई एम नॉट टेलिंग अबाउट द डिफरेंट कंट्रीज. मैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमें इंडिया की इकोनॉमी पढ़नी है. ठीक है, तो जीडीपी आपका होता है सर्विस सेक्टर से ज्यादा बढ़ता है, बीच वाला बीच में ही रहता है, और प्राइमरी से कम जीडीपी बढ़ता है. प्राइमरी से कोई जीडीपी नहीं बढ़ता. कच्चे माल से क्या जीडीपी बढ़ाओगे यार देश का, कच्चे माल से जीडीपी बढ़ा लोगे.
तभी तो मोदी जी कह रहे हैं थोड़ा सा ये सर्विस सेक्टर और बढ़ाओ यार, एग्रीकल्चर, तभी ये प्राइवेटाइजेशन और ये सब इसके पीछे कंसेप्ट हो सकता है कुछ, लेकिन वहां मैं जाऊंगा नहीं। अब एम्प्लॉयमेंट कहाँ है इंडिया में, रोजगार ज्यादातर लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर में ज्यादा लगे हैं, फार्मर्स ज्यादा लगे हैं, ठीक है, स्टार्टअप कल्चर यस, और सेकेंडरी सेक्टर में दूसरे नंबर में बीच में रहेगा, और टर्शियरी सेक्टर में कम इन्वॉल्व है लोग, टर्शियरी सेक्टर में आजकल कम है यार, आईटी कंपनी नहीं इंडिया के पास यार, दो ही तो कंपनी है, टीसीएस है और विप्रो है, सारी तो बड़ी बड़ी कंपनीज बाहर ही की तो आ रही हैं, एफडीआई बढ़ा दिया गया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पढ़ाऊंगा, एफडीआई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो बैंकिंग पर्पस से भी इंपॉर्टेंट है, वो स्टिल इंपॉर्टेंट, तो आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, इट इज क्लियर ना, इफ इट इज क्लियर तो प्लीज लिख दो क्लियर, और तेज कहीं भी जा रहा हूँ मुझे बता देना सर आप तेज जा रहे हो, रुक जाना, कुछ नए नए बच्चे भी होंगे, आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल, बहुत बेसिक से समझाया मैंने, ठीक है, चलो लेट्स ऑल, आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल, आई होप इट्स क्रिएट अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस टू मी एंड इट इज कॉन्फिडेंस टू यू आल्सो, तो लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द इकोनॉमी। जैसे अभी मुझे शौर्य ने बताया था कि जो यूएसए है वो आपकी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में काम करती है, शौर्य यू आर एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल आप सही थे। अब देखो क्या होती है, तीन तरह की इकोनॉमी और होती है, एक होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, दूसरी होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी या सामाजिक अर्थव्यवस्था, और तीसरी होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। अपना इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी है ना, सब लोग जानते हो ना। सर हम लोग साइंस से हैं, थोड़ा धीरे चलना, ठीक है इंद्र, डोंट वरी, मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ, आपको समझ में आएगा, बिल्कुल धीरे धीरे चल रहा हूँ, कोई इश्यू नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, यूएसए पे काम करता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, जिसमें रिसोर्स किसका है, प्राइवेट कंपनीज का है। देखो हम कहेंगे भैया तुम प्राइवेट कंपनीज को कहेंगे तुम आपके बिजनेस हमारे देश के अंदर लगाओ अपना, ठीक है, लेकिन हाँ पॉलिसी हमारी फॉरवर्ड होगी, पॉलिसी जो हम बनाएंगे, नीतियां जो हम बनाएंगे उसको तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा। जैसे आरबीआई की बात कर लो, जैसे आरबीआई ने किसी बैंक को लाइसेंस दिया, आरबीआई ने क्या हुआ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किसी बैंक को लाइसेंस दिया कि तुम अपना बैंक इंडिया में अंदर लगा सकते हो, लेकिन जो हमारे नॉर्म्स होंगे, जो हमारी पॉलिसीज होंगी उसको तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा। अगर तुम नॉर्म्स और पॉलिसीज को तोड़ोगे और उसको फॉलो नहीं करोगे तो हम पेनल्टी तुम पे लगा देंगे, आजकल पेनल्टी भी लगाती तुमने देखा होगा, है ना। तो समझ में आया, कैपिटलिस्ट क्या है, रिसोर्स प्राइवेट के होंगे लेकिन पॉलिसी गवर्नमेंट की होगी, दैट इज कॉल्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर क्या होता है, आपका जनरली यूएसए काम करता है, यूएसए आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। अभी आपको मैं डिफरेंस पूछूंगा, सारी चीज समझाऊंगा और आपसे बेसिक सा डिफरेंस पूछूंगा कि मुझे बताना कि कौन सी इकोनॉमी बहुत अच्छी है, ठीक है, अभी नहीं बताना, जब मैं बताऊंगा, ठीक है। चलो अब अगला होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट मतलब सामाजिक, समाज के अंदर क्या होती है, गवर्नमेंट होती है, बस समझ लो संसाधन भी सरकार के और पॉलिसी भी सरकार की, मतलब सब चीज सरकारी है, ठीक है, टोटली गवर्नमेंट, मतलब पॉलिसी, रिसोर्सेस ऑफ द गवर्नमेंट एंड द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। तो ऐसी इकोनॉमी क्या होती है, सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी का एग्जांपल बता सकता है कोई, किस देश के अंदर सोशलिस्ट इकोनॉमी? हाँ, नॉर्थ कोरिया और नॉर्थ कोरिया मैडम, जनरली यूरोपियन कंट्रीज होती है, और आप बता सकते हो, और रशिया, जर्मनी, वो स्टार्टिंग में भी बाकी कंट्री, लेकिन अब नहीं है क्योंकि अब तो प्राइवेटाइजेशन सब जगह का है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा बहुत है लेकिन इतने लेवल पे नहीं है, पहले था, अब मेनली जो है नॉर्थ कोरिया में है। हाँ नॉर्थ कोरिया में ज्यादा है, अब थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो गया, लेकिन रशिया भी कह सकते हो आप, जर्मनी में भी है। हाँ जर्मनी में, यूरोपियन कंट्रीज के अंदर ज्यादातर ये सोशलिस्ट इकोनॉमी ज्यादा चलती है। और मिक्स्ड इकोनॉमी कहाँ पे है, ट्रिपल पी मॉडल पे काम करती है। अपना इंडिया के अंदर क्या है, कैसी इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। क्वेश्चन पेपर में यही आता है कि इंडिया की इकोनॉमी कैसी है, इंडिया की अर्थव्यवस्था कहती है, तो इंडिया की अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी कहलाती है हमारे इंडिया के मिक्स्ड इकोनॉमी। एग्जांपल देखो, आपने अगर नाम सुना होगा, एएआई का नाम सुना है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आई थिंक ये सबने सुना होगा, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब आपने देखा इसमें कई सारी कंपनी, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से गवर्नमेंट पीएसयू, ठीक है, बेसिकली महारत्ना कंपनी है, मिनी रत्ना कंपनी है, मिनी रत्ना कंपनीज के अंदर आती है एआई। अब इससे क्या है, डिफरेंट प्राइवेट कंपनीज जुड़ी हुई है, जैसे किंगफिशर हो गया, जेट एयरवेज हो गया, ठीक है, क्या है, ठीक है, गो एयर हो गया, इंडिगो हो गया, दीज आर द प्राइवेट एयरलाइंस, या स्पाइस जेट, दीज आर प्राइवेट सिविल एविएशन, सिविल से तो उड़ाती है। मतलब क्या है, तो गवर्नमेंट से किसका डील हो गया,
बेसिकली गवर्नमेंट भी है और इसमें प्राइवेट भी है। तो हमारे इंडिया के अंदर तो ऐसे ही चल रहा है। अब मेट्रो भी इज अ गुड एग्जाम्पल। अब मेट्रो भी कह सकते हो, डीएमआरसी की मेट्रो, अब जो लखनऊ के अंदर मेट्रो चलने वाली है, जो कानपुर में मेट्रो प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है, आगरा के अंदर भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है। दिसंबर के महीने में मोदी जी गए थे, 29.4 किलोमीटर लंबा आपका इनॉग्रेशन करके गए थे। आगरा में मेट्रो प्रोजेक्ट स्टार्ट होना है। तो मेट्रो प्रोजेक्ट, यस तशकरा, हेलो सर, ये मिक्स्ड इकोनॉमी बेसिकली ये हुआ मतलब कि रिसोर्स जो है ना वो गवर्नमेंट और कंपनीज दोनों हाँ, दोनों का कॉम्बिनेशन है। रिसोर्स गवर्नमेंट का भी है और प्राइवेट का भी है, ठीक है, और पॉलिसी दोनों की है, ठीक है। पॉलिसीज जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट की होगी। हाँ, गवर्नमेंट की भी हो सकती है और प्राइवेट की भी हो सकती है, दोनों मिक्स, मतलब ये दोनों चलाएंगे। पॉलिसी भी गवर्नमेंट की भी है और रिसोर्स भी गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। दोनों लोग करेंगे पार्टिसिपेट, दोनों लोग में, रिसोर्स में भी दोनों आएंगे और आपके पॉलिसीज में दोनों आएंगे। भाई ट्रिपल पी मॉडल है ना, ट्रिपल पी। कैपिटलिस्ट वाले में रिसोर्स जो है वो सिर्फ प्राइवेट कंपनीज मतलब प्रोवाइड करेंगी, रिसोर्स प्राइवेट के और पॉलिसी किसी गवर्नमेंट की, ठीक है। वो क्या कैपिटलिस्ट है। देखो कैपिटलिस्ट में क्या होता है, रिसोर्स कंपनी के हैं, ठीक है, और पॉलिसी किसी गवर्नमेंट की है। मिक्स्ड में क्या है, रिसोर्सेस कंपनी के भी हैं, गवर्नमेंट के भी हैं, ठीक है, और पॉलिसी कंपनी की भी है, गवर्नमेंट की भी है, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन। ट्रिपल पी तभी तो हुआ मैम, तभी तो ट्रिपल पी होगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में कहता है ना, ओके, इट इज क्लियर टू ना। ट्रिपल पी स्टैंड फॉर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। नहीं, द ट्रिपल पी मींस इज पब्लिक, मैंने मेंशन नहीं करा, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट, प्राइवेट, पार्टनरशिप। अभी तो बिजनेस खुलवा दूंगा सबका यहीं पे, पढ़ा के इकोनॉमिक्स। कहोगे सर बिजनेसमैन ही बनना है अब तो तो कुछ नहीं बनना। ओके, लेट्स प्रोसीड, ठीक है। अब प्रोसीड करते हैं हम लोग, थोड़ा सा मैं आगे कर लूं। हाँ भाई, अब आओ जरा, इकोनॉमी के दूसरे दो रूप और होते हैं। ये रूप हैं इकोनॉमी के, ये है इसके तरह तरह के चेहरे हैं इसके। हर किसी के चेहरे होते हैं ना सर, बिजनेसमैन तो बिजनेस स्टडीज से बनेंगे, यस, और क्या, इससे भी बनोगे, टेंशन ना लो। अभी आपको देखो हर चीज सिखाऊंगा कि प्रोडक्शन कैसे करते हैं, फैक्टर कॉस्ट क्या होती है, सब्सिडीज क्या होती है, टैक्स क्या होते हैं, ये सब चीजें इकोनॉमिक्स का बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आया ना है, लेकिन समझ में आपको आना चाहिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आएगा, ऐसी की तैसी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आएगा, करंट का क्वेश्चन भी आएगा, ये भी आएगा। मुझे समझाने से मजा आएगा और आपको समझने में मजा आएगा, ओवरऑल ये चीज। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके चलो, अब क्या होती है, दो तरह की इकोनॉमी और होती है। एक, अच्छा मुझे एक क्वेश्चन बताओ, हाँ मैं एक क्वेश्चन पूछने वाला था, मुझे बताओ सोशलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी सबसे बेस्ट कौन सा है, जल्दी से बताओ। मिक्स्ड सर, मिक्स्ड होना चाहिए, मिक्स्ड होना चाहिए, यू ऑल आर राइट। अगर मैं पूछूं सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट में, कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट। हैव यू हर्ड द नेम ऑफ कार्ल मार्क्स? हाँ सर, सुना है। कार्ल मार्क्स का नाम सुना है? उन्होंने एक किताब लिखी थी, दास कैपिटल। हैव यू हर्ड द नेम ऑफ दैट बुक? यस सर। दास, क्योंकि कभी कभी बुक्स भी आती है, बुक्स एंड ऑथर्स आते हैं, ध्यान रखना, बुक्स एंड ऑथर जरूर पूछता। दास कैपिटल उन्होंने किताब लिखी थी, तो उन्होंने दास कैपिटल में यही चीज मेंशन करी थी कि सोशलिस्ट इकोनॉमी इज बेटर देन द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ये मेंशन करी उन्होंने दास कैपिटल के अंदर। द नेम ऑफ दैट बुक इज दास कैपिटल। पढ़ना कभी भी दास कैपिटल में ये चीज मेंशन करी। मैं बताता हूँ क्यों है। सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, देखिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है, अमीर अमीर होता चला जाता है और गरीब गरीब होता चला जाता है। काफी डिफरेंस होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर। बट सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, रिटन बाय कार्ल मार्क्स, करेगा, इट इज रिटन बाय कार्ल मार्क्स, फिलोसोफर है आपके, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स की तरह रिटेन करी गई थी, ठीक है। तो अब क्या होता है, गरीब गरीब होता चला जाता है, अमीर अमीर होता चला जाता है। कैपिटलिस्ट में यही एक नुकसान है। और लेकिन सोशलिस्ट में होती गवर्नमेंट बचा लेती है, गवर्नमेंट जल्दी क्या होती है, पॉलिसीज बनाती है, अपने तरीके से हैंडल करती है। अब भाई प्राइवेट फर्म का है, प्राइवेट अगर लॉस में होगी तो जिसका प्रॉफिट में होगा तो उसको प्रॉफिट में बिजनेस चलेगा, लॉस में होगा तो उसको बाहर निकाल देगी प्राइवेट। यही तो हो रहा है, डोनाल्ड ट्रम्प के टाइम पे यही चीजें हो रही थी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ठीक से काम नहीं करी थी। सर अगर मिक्स और सोशल बेस्ट है कैपिटलिस्ट, देन तो ऑल्सो इज द डेवलप्ड कंट्री। देखो डेवलप्ड कंट्री में मैं आपको बता दूं राधिका, यही कोई फैक्टर नहीं होता।
और भी फैक्टर होते हैं डेवलप्ड कंट्री के लिए, और भी फैक्टर्स होते हैं जो बेसिकली टेक्नोलॉजी के फील्ड में भी फैक्टर डिपेंड करता है, ठीक है। और भी फैक्टर्स, इकोनॉमिक के फैक्टर्स भी होते हैं, टेक्नोलॉजी फैक्टर्स भी होते हैं, और डिफरेंट फैक्टर्स भी होते हैं, मतलब इन द फील्ड ऑफ इक्वालिटी, अनइक्वालिटी, मतलब इसके फील्ड्स में कई फैक्टर्स होते हैं, उसके बेसिस पर हम लोग बताते हैं, ठीक है। तो यूएस तो बेसिकली डेवलप्ड नेशन, डेवलप्ड कंट्री, यार उसके पास टेक्नोलॉजी भी तो है, सर्विस सेक्टर है, टेक्नोलॉजी भी तो है उसके पास, हमारे पास वो चीज नहीं है। अब जापान की बात कर लो, जापान के पास बुलेट ट्रेन है यार, हमारे पास तो बुलेट ट्रेन भी नहीं है। टेक्नोलॉजी में हम थोड़ा सा पीछे है राधिका, और भी फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। सर जैसे आपने पॉइंट बोला कि ये कैपिटलिस्ट में होता है, गरीब अमीर होता चला जाता है, तो ये तो इंडिया में भी हम देख ही रहे हैं मिक्स्ड होने के बावजूद। अब ये हो ही रहा है, यही तो चीज आप देख रहे हो, ये अब यही हो रहा है, आप देख रहे हो। अब आपने लॉकडाउन में एक चीज देखी होगी, अंबानी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो तो बिलियनियर। वही सर, अंबानी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो वही तो सर, तब भी मतलब इवन दो हम मिक्स्ड हैं तब भी यही चीज, कहीं ना कहीं सेम रिपरकशंस हम फेस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं पता क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट लैक हो रही है, कहीं ना कहीं सर मोस्टली चीज प्राइवेट होती जा रही है। यस, दैट इज द रीजन, प्राइवेटाइजेशन चल रहा है। एलआईसी को प्राइवेटाइज कर दिया, एलआईसी को प्राइवेट कर दिया। इवन अब जब आपको मैंने बजट पढ़ाया तो बताया कि 2 पीएसयू बैंक्स जो हैं बेसिकली, जो आपकी हो सकता है पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, उसको भी प्राइवेटाइज कर रहे हैं। तो मतलब सर अभी उन्होंने नेम्स नहीं दिए ना, अभी नेम नहीं दिया। आई थिंक इट इज क्योंकि मेरे फादर जो पीएनबी में वर्क करते हैं, तो उन्होंने जस्ट मुझे बताया था कि शायद मे बी अब पीएनबी प्राइवेटाइज हो सकती है। सर अब इंडिया में कोई सेक्टर टोटल पब्लिक नहीं बचाना शायद, केवल एयरपोर्ट को छोड़ के प्राइवेट हो जाएगा। पहले रेलवेज पब्लिक सेक्टर था खाली, जिसमें खाली गवर्नमेंट का वो था, लेकिन अब शायद उसको भी प्राइवेटाइज कर दिया कुछ। अभी मैम केवल बात चल रही है, केवल पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, बोला गया है केवल। सर रेलवे का तो आईपीओ खोल दिया। हाँ, रेलवे को तो इनिशियल प्रोसेसिंग को ऑफरिंग कर दिया, आपका पता है, पब्लिक ऑफर कर दी। हाँ हो सकता है यार, का क्या होगा सर, वो जो इसलिए कह रहा हूँ फटाफट सिलेक्शन ले लो। अभी तुम्हारे पास एक चांस तुम्हें मिला है, सीईटी इस बार नहीं आ रहा, ठीक है, एक बार सिलेक्शन ले लो। जब प्राइवेटाइजेशन होगा तो फिर अलग तरीके से प्रोसेस होगा एग्जाम का, ध्यान रखना। सीईटी वाला तो जो अभी काम कर रहे हैं ना पीएनबी में, उसका उन लोगों का क्या होगा? तो गवर्नमेंट जॉब कर रहा था, फिर क्या होगा? प्राइवेट जॉब हो जाएगा फिर? कोई बात नहीं, प्राइवेट हो जाएंगे, लेकिन उनकी पोजीशन वही रहेगी। हाँ, वही मेरे फादर कह रहे थे, थोड़ा सा परेशान हुए थे, मम्मी कह रही थी यार अब तो आगे का जितना भी वो मिलने वाला होता है, जो पेंशन वगैरह होती है, पीएफ वगैरह होता है, वो तो सब सारा बंद हो जाएगा, ये क्या चक्कर है, वो तो अब तो ये दिक्कत हो सकती है। तो मैंने कहा मम्मी अब टेंशन मत लो, ठीक है, अब टेंशन मत लो, चीजें हो जाएंगी सही, अभी कुछ ऐसा नहीं हुआ है, थोड़ा वो भी घबरा गए थे, ऐसा चीजें हो सकती है, ठीक है, बट कोई बात नहीं, ठीक है। चलो अब अपने टॉपिक पे आते हैं। ओपन इकोनॉमी और क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है? देखो, ओपन इकोनॉमी जहां पे हम इंपोर्ट भी कर सकते हैं और जहां पे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, मतलब जहां पे हम किसी भी चीज का आयात कर सकते हैं और किसी चीज का निर्यात कर सकते हैं। हम बाहर चीज भेज भी सकते हैं और बाहर से चीज मंगवा भी सकते हैं। हमारे इंडिया के अंदर ओपन इकोनॉमी है भाई, खुला है भाई, हम भेज भी सकते हैं और मंगा भी सकते हैं, मतलब इंपोर्ट भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ओपन इकोनॉमी का एग्जाम्पल इंडिया इज द बेस्ट एग्जाम्पल, ठीक है, ओपन इकोनॉमी। अब ओपन इकोनॉमी जितनी ज्यादा अच्छी रहेगी उसके में क्या होगा, स्टेबिलिटी बैलेंस नहीं रहेगी। आपको पता है हमेशा क्या होगा, प्राइस किसी भी थिंग के वेरी करेंगे। आपको पता नहीं, हर दिन आलू प्याज के रेट बढ़ते हैं घटते हैं, इवन पेट्रोल और डीजल के तो रोज ही बढ़ते घटते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। बेसिकली ये सब क्यों हो रहा है? ये सब इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारण हो रहा है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कितना डिफरेंस होना चाहिए? तो इंपोर्ट देखो, हर कंट्री का अगर डेवलप बनाना है तो हर कंट्री यही चाहती है कि मेरा एक्सपोर्ट ज्यादा हो, हर कंट्री यही चाहती है कि मेरी चीजें बाहर ज्यादा आए, क्योंकि बाहर हमारी चीजें जाएंगी। और आपको पता है बाहर की करेंसी की वैल्यू, जो बाहर देश है, कई ऐसे देश हैं जिनकी करेंसी की जो मुद्रा है, जो पैसा है, उनकी जो वैल्यू है हमारे रुपये की कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। ये शायद आपको पता होगा, पता है ना। अब बाहर अगर यूएसए में भेजेंगे तो यार यूएसए की करेंसी आएगी, आराम से बढ़िया आएगी, हम उसको कन्वर्ट करेंगे 72 रुपए में, आराम से 72-73 रुपए में हमारा फायदा होगा कि नहीं होगा? पैसा आएगा। हम तभी क्या कर रहे हैं, हम टूरिस्ट को बढ़ा रहे हैं, हम टूरिज्म इंडिया के अंदर बढ़ा रहे हैं। वी हैव टू एक्सप्लोर द टूरिस्ट इन अवर इंडिया। इफ वी एक्सप्लोर द टूरिस्ट इन इंडिया तो फॉरेनर्स तो आएंगे और हम उनको उल्लू तो बनाएंगे,
कैसे भी करके। ताजमहल में उनसे हम 750 का टिकट लेते हैं, हम तो केवल 25 रुपए में ही घुस जाते हैं ताजमहल के अंदर। तो इससे क्या होगा, पैसा आएगा, बाहर की करेंसी हमारे पास आएगी, फिर हम उसको कन्वर्ट करेंगे अपनी करेंसी के अंदर, तो पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो फिर इंडिया क्या हो जाएगा, काफी ज्यादा डेवलप नेशन में चला जाएगा। ठीक है, ओके, यही है, कुवैत में तो बीच में अमीर हो जाएंगे। यस, ओके, सबसे ज्यादा पैसा आएगा, बहुत ज्यादा। तो यही तभी लोग कहते हैं बाहर चले जाते हैं, यार बाहर पैसा ज्यादा है यार, एमएस कर लो, ऐसा होगा, ऐसी चीजें होंगी, करेंसी की वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, ओके, आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल। ओपन इकोनॉमी, हमारे भाई इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, हम बजट भी बढ़ते हैं तो बजट में भाई इंपोर्ट ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंपोर्ट ज्यादा हो जाता तो आपका फिजिकल डेफिशिट बजट आ जाता, मतलब घटाव हो जाता है, मतलब बोलते हैं ना, जो बजट बनाया गया वो क्या हो गया, नुकसान में चला गया, फायदा कम हुआ, नुकसान ज्यादा हो गया। यस शौर्य। सर डेफिसिट एक बजट होता है सर, जब इंपोर्ट ज्यादा हो जाता है तो। हाँ, डेफिशिट मतलब नुकसान में है, बेसिकली हम नुकसान में। तो उसका एक और टर्म है सर, लेकिन वो सर अभी आपने बताया नहीं तो मैं नहीं बोलूंगा अभी। ओके वहां ओके, तक आप बता। पहुंचे नहीं होगी सर। हाँ, वो अभी मैं बताऊंगा। डेफिशिट रेवेन्यू बजट, डेफिशिट बजट, फिजिकल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, बैलेंस ऑफ पेमेंट। यस, दैट टर्म्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस। ठीक है, बीओपी का नाम होता है, वो आएगा टॉपिक अभी, बैलेंस ऑफ पेमेंट आ जाता है क्वेश्चन कभी कभी। ठीक है, आएगा वो चीजें, टेंशन मत लो, जब आएंगी तो मैं बताऊंगा। अब क्लोज्ड इकोनॉमी क्या। यस शौर्य। नहीं सर कुछ नहीं। ठीक है, मैं प्रोसीड करूं। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं। चलो फिर हम प्रोसीड करते हैं। क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है, बंद इकोनॉमी, बंद अर्थव्यवस्था, जहां पे चारों तरफ दीवारें हैं, कुछ नहीं जा सकता, कुछ नहीं आ सकता। तो ऐसी क्या होती है क्लोज्ड इकोनॉमी, जहां एक्सपोर्ट भी ना हो सके, जहां इंपोर्ट भी ना हो सके, हम अपने ही देश में उत्पाद करेंगे और उसी को यूज करेंगे, हम ना बाहर भेजेंगे ना बाहर से लेंगे। ठीक है, अब जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज लाइक ब्राजील। अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन बताओ यार, मुझे क्वेश्चन अभी याद आया, दिमाग में पता नहीं एकदम से क्लिक करा, फीफा के अंदर इंडिया की रैंक क्या है, ये क्वेश्चन आने वाला है बीके पेपर में। सर 117 था। ओह माय गॉड, कहां सो रहे हो शौर्या? हाँ सर, मैंने बोला था, मैंने बोला नहीं है, नहीं मैंने बोला था। ओके था, ओके ओके ओके। अब बताओ कितना है क्वेश्चन पेपर में, ऐसा आएगा। नो 93 नहीं है, देखो क्वेश्चन पेपर में 104 104 एब्सोल्युटली राइट, करेक्ट है। 108 से खिसक के 104 में आ गए। राधिका यू आर राइट, 104 रैंक है इंडिया की फीफा में। अब पेपर में क्वेश्चन कैसे फिर होगा, इन द मंथ रिसेंटली, इन द मंथ ऑफ दिसंबर, व्हाट इज द करंट रैंक ऑफ इंडिया इन द फीफा। फुटबॉल में क्या रैंक है, तो आपका ऑप्शन होगा 104, 103, 101, आपको टिक करना है 104। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आएगा, देख लेना, कोई रोक नहीं सकता। सर किसकी रैंक है? फीफा इंडिया की। और टॉप पे कौन से, जल्दी से बताओ। फीफा, फीफा फुटबॉल, फुटबॉल कहता है ना, फुटबॉल। भूटिया का नाम सुना, भूटिया। टॉप पे कौन है, जल्दी से बताओ। ओ ब्राजील नहीं है, ब्राजील नहीं है, बेल्जियम, बेल्जियम 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 है, और द टॉप बेल्जियम है। आई थिंक दैट फ्रांस है, आफ्टर आफ्टर बेल्जियम दैट इज फ्रांस। ठीक है, जहां से आया था। यस सर, थर्ड नंबर पे है ब्राजील। थर्ड नंबर पे आपकी ब्राजील है। फर्स्ट में भैया याद रखना, और इंडिया को याद रखना बस, 104 रुपए का फर्स्ट में कौन है? फर्स्ट में बेल्जियम, बेल्जियम। बेल्जियम। ओके, इको हो रहा है। ओके ओके, मैं सोचा था लाइव क्लास करते, मजा आता। तो क्लोज इकोनॉमी का एग्जांपल क्या है, ब्राजील। अच्छा, ब्राजील में क्या फेमस है, कौन सा प्रोडक्शन बहुत फेमस होता है ब्राजील के अंदर? देखो, हम तो चीजें घुमा घुमा के पढ़ेंगे। ब्राजील के अंदर क्या चीज फेमस है? कॉफी। कॉफी, यस, कॉफी का प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है, कैफीन कॉफी। अपने इंडिया में कॉफी कहाँ अच्छी होती है सबसे ज्यादा? कॉफी का प्रोडक्शन अपने इंडिया में कहाँ सबसे ज्यादा है? केरला, आंध्र प्रदेश, ओके, आसाम। सब अलग अलग आंसर दे रहे हैं। आसाम तो सर टी के लिए, टी के लिए आसाम, टी लीव्स के लिए आसाम तो बिल्कुल नहीं है। मुझे करेक्ट आंसर बताओ। सुबह ही एक स्टेट के बारे में डिस्कस करना। सर कर्नाटका है क्या? कर्नाटका, यस, कर्नाटका का सबसे अच्छा कॉफी का प्रोडक्शन है। और कर्नाटका इज फेमस फॉर गोल्ड ऑल्सो, सोने के लिए भी बहुत फेमस। ये आपके ज्योग्राफिकल पार्ट हो गया, ज्योग्राफी का पार्ट हो गया। ज्योग्राफी आपको मैंने थोड़ा बहुत बता दिया यहाँ पे, ताकि आपको ताकि पता चले, क्योंकि प्रोडक्शन पूछ लिया जाता है कि इसका प्रोडक्शन कहाँ होता है सबसे ज्यादा। अच्छा, जूट का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? जूट, जूट के बैग आते हैं ना, जूट वेस्ट का। बंगाल।
वेस्ट बंगाल, करेक्ट। वेस्ट बंगाल क्या है, जूट का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है, जूट के, ठीक है। चलो भाई फटाफट आगे बढ़ते हैं, क्लोज इकोनॉमी पढ़ गया। एलपीजी जानते हो? यस सर। ये एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस नहीं है। नहीं सर, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं ना वैश्वीकरण करना। ग्लोबलाइज मतलब हमें दो लोग बाहर के देशों से क्या करना है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप बनाने हैं, हमें अपनी चीज का एक्सपोर्ट करना है और वहां से इंपोर्ट करना है, बस बेसिकली एक्सपोर्ट इंपोर्ट। इंडिया के अंदर ग्लोबलाइजेशन करना पड़ा था, ये एलपीजी जरूर था। आपको पता है एलपीजी किसने इंप्लीमेंट किया था, सब पता होगा, मनमोहन सिंह का नाम सुना है? यस और उस समय मनमोहन सिंह, ठीक है, और उस समय नरसिम्हन राव का नाम सुना होगा, नरसिम्हन राव मॉडल, और इसको बोलते हैं राव मनमोहन मॉडल के नाम से जाता है, जिसने एलपीजी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करा था। इंडिया के अंदर कोई भी चीज ऐसी नहीं थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, बस आपको पता होना चाहिए। ये 1991 से स्टार्ट हुआ था। बोला था ना इंडिया की इकोनॉमी को बचा लिया था गिरते हुए, इंडिया की इकोनॉमी बहुत ज्यादा गिर गई थी, मतलब इंपोर्ट होता ही चला जा रहा था, इंपोर्ट होता ही चला जा रहा था, एक्सपोर्ट का नाम ही नहीं था कुछ भी, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन बड़े जैसे शब्द नहीं थे, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन ऐसी बड़ी बड़ी चीजें नहीं थी, इसलिए इंडिया की इकोनॉमी ऐसी चीजें नहीं। तो बस एलपीजी है और कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो हम पढ़ेंगे आपकी कौन सी एक्टिविटीज, अब हम पढ़ने जाएंगे अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज। चलो पढ़ते हैं आर्थिक गतिविधियां, हिंदी में बोलते हैं इसको आर्थिक गतिविधियां। इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैसे करते हैं, तो इट इज क्लियर टू ऑल, अभी तक जो मैंने पढ़ाया किसी को कैसा भी डाउट हो बिल्कुल मत शर्माना, बेहिचक होकर पूछो, किसी को कैसा भी डाउट हो पूछ सकते। सर ये एलपीजी पढ़ाया है, ये समझ नहीं। हाँ सर, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए इसके बारे में। ओके, एलपीजी के बारे में। ओके देखो एलपीजी क्या है, देखिए आपको मैं बता दूं थोड़ा बहुत, इंडिया के अंदर इकोनॉमी जो थी जब आपका 90s का टाइम था, एट द टाइम ऑफ 90s, जो एक मिनट थोड़ा इको बहुत हो रहा है यार, एक मिनट। देखिए इकोनॉमी का जो टाइम था आपका 90s का जो टाइम था, 90s के टाइम में बेसिकली हमारा जो बेसिकली एक बजट सिस्टम था, मतलब बजट जब पास हुआ था उस टाइम, तो हमारी इकोनॉमी काफी गिरती चली जा रही थी, मतलब हम इन्वेस्ट ज्यादा कर रहे थे लेकिन हमें आउटपुट कम मिल रहा था, ठीक है। तो हमें उस समय ये एलपीजी का कंसेप्ट लाना पड़ा। बेसिकली ये जो एलपीजी का कंसेप्ट है, लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन मतलब समझते हो ना फ्रीडम, प्राइवेटाइजेशन मतलब ठीक है प्राइवेटाइज करना मतलब, और प्राइवेट कंपनीज को ऑर्गेनाइज करना या इनवाइट करना कि वो अपने बिजनेस को, एफडीआई की लिमिट को बढ़ाना, कि अपने वो बिजनेस को या अपनी जो बिजनेस है वो आपके इंडिया के अंदर आके स्टैब्लिश करें। ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है वैश्वीकरण, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ाना, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, इससे बेसिकली जब हुआ तो इंटरनेशनल रिलेशनशिप बढ़ते गए, इंटरनेशनल रिलेशनशिप बढ़ते हुए तो जो चीज हमारे अंदर, जो हमारे यहाँ जिस चीज का प्रोडक्शन ज्यादा होता था, तो हमने इससे क्या हुआ, एक्सपोर्ट ज्यादा करा। जब हमने एक्सपोर्ट ज्यादा करा तो हमारे देश के अंदर पैसा ज्यादा आने लगा, क्योंकि बाहर की करेंसीज की वैल्यू हमारी करेंसीज की वैल्यू से क्या ज्यादा होती है, तो पैसा ज्यादा आने लगा। जब पैसा देश के अंदर ज्यादा आने वाला तो हमारे जो अनस्टेबिलिटी थी हमारे इकोनॉमी के अंदर, बेसिकली जो अस्थिर था जो हमारा अर्थव्यवस्था, वो क्या हो गई, स्थिर अवस्था हो गई, ठीक है। इसलिए बेसिकली हो गया, ठीक है। हाँ, लिबरलाइजेशन मींस रिमूव रिस्ट्रिक्शंस, यस, रिस्ट्रिक्शंस बंद कर दिए गए, कंपनीज हम लिबरलाइज कर दिया, कंपनीज के लिए तो लिबरलाइज करा गया, यस, रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए गए। सर क्लोज्ड इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होता है रवनीत? क्लोज्ड इकोनॉमी इज दैट इकोनॉमी जहां पे हम ना तो इंपोर्ट कर सकते हैं, ना तो हम चीज बाहर भेज सकते हैं, और ना ही चीज बाहर से मंगा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड क्लोज्ड इकोनॉमी। तो क्लोज्ड इकोनॉमी का एग्जांपल क्या है आपका? क्लोज्ड इकोनॉमी का एग्जांपल मैं बताया यूरोपियन कंट्री, जिसमें से एग्जांपल है ब्राजील। तो रवनीत इज क्लियर टू यू? अब एलपीजी समझ में आया? एलपीजी समझ में आ गया? एलपीजी इतना बहुत है आपके लिए, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना आपको, बस आपको बेसिक समझना, कुछ ऐसा हुआ था तो ऐसा करना पड़ा था, ऐसा हुआ था। तो उस समय जब मनमोहन सिंह के थे आपके फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे उस समय, और नरसिम्हन राव जो थे उस समय आपके सीएफ थे, तो इसको राव मनमोहन मॉडल के नाम से भी जाना जाता है, या नरसिम्हन मनमोहन मॉडल के नाम से भी जाना जाता है एलपीजी को, बस और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है, केवल इकोनॉमी को बैलेंस करने के लिए, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने पे। तभी बोलते हैं कि यार उस समय अगर मनमोहन सिंह को अभी भी डिमांड हुई थी कि कोविड-19 जब चला था तो बोल रहा था कि मनमोहन सिंह को फाइनेंस मिनिस्टर देख दो यार, कम से कम इकोनॉमी तो सुधर जाएगी, जीडीपी तो सुधर जाएगा, जब -23 जीडीपी चला गया था इंडिया का, ऐसा बोला गया था। देखो कांग्रेस की पार्टी में एक बात बता दूं मैं आपको, कांग्रेस की पार्टी चाहे कैसी भी हो, उसमें थोड़े से लीडर्स एजुकेटेड है,
हालांकि राहुल गांधी हो कैसा मुझे नहीं मतलब, लेकिन एजुकेटेड लीडर्स, एजुकेटेड पार्टी इज द कांग्रेस पार्टी, ये बात है कांग्रेस की पार्टी में, ठीक है। ये मोदी गवर्नमेंट में ये बात है नहीं, आई थिंक सो। कांग्रेस के अंदर स्टेबिलिटी अच्छी थी काफी, मतलब इकोनॉमी को बैलेंस कर सकते थे क्योंकि उनके पास एजुकेटेड पर्सन थे काफी ज्यादा। हाँ सर, वो जो जितने भी एजुकेटेड पीपल है ना, उसमें वो तथ्यों पे बात करते थे। अभी यहाँ पे जो अनएजुकेटेड है उनका फैक्चुअल नहीं रहती चीजें, फैक्ट नहीं है कि टारगेट है ऐसी चीजें। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि वो अनएजुकेटेड है, एजुकेटेड भी कह सकता हूँ मैं, ऐसा नहीं वो अनएजुकेटेड है, बट चीजें क्या है, पॉलिसी मतलब एक फॉर्मुलेटेड वे में नहीं है, एक राइट वे में नहीं, जिस तरीके से वो रेगुलेट होनी चाहिए, ठीक है। एक्सेप्ट राहुल, यस, राहुल को क्या क्या रखा है बेचारा, वही एक सिर्फ एक चेहरे की जरूरत है कांग्रेस को। अगर कांग्रेस को एक चेहरा अच्छा मिलेगा तो कांग्रेस जरूर आएगी सत्ता में फिर से। चेहरे की जरूरत है, बट मैं पॉलिटिकल इशू में नहीं जाना चाहूंगा, ठीक है। डोंट गो विद पॉलिटिकल इशू, ये ऐसी रियलिटी है। तो मैंने बताया कुछ अच्छी भी चीज है गवर्नमेंट के अंदर, कुछ अच्छी भी चीज है कि गवर्नमेंट ने डिजिटाइज करा है इंडिया को। डिजिटल इंडिया का जो नारा था, डिजिटल में काफी ज्यादा ग्रोथ हुई है। कुछ अच्छे पॉइंट्स भी है कुछ गवर्नमेंट के, कुछ बुरे पॉइंट्स भी है। ऐसा नहीं है कि दोनों पिलर पे मैं दो खराब बता रहा हूँ, ठीक है। ये चीजें हैं पॉइंट। चलो अब क्या हो गए, अब बेसिकली हम पढ़ेंगे आगे आपका, देखो अब आपकी क्या होती मार्केट। अब इसके अंदर क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज में करेंगे मार्केट के बारे में, ठीक है। अब देखो मार्केट होता क्या है, जल्दी से बताओ मार्केट क्या है। अरे डीलिंग है यार, सेल एंड परचेज कर सकते हैं, सेलर और बायर के बीच में मार्केट है, डीलिंग है यार। हम मार्केट के अंदर गए, हमने डील करा कि भाई ये हमें दे दे जरा, इतने रुपए का है। अरे यार इस पे तो एमआरपी है, जैसे आप लोग दुकान पे गए मेडिसिन की दुकान पे, ठीक है, तो आपने बोला यार 10% का डिस्काउंट दे दे यार। देखो आपको बता दूं, जब भी आप मेडिसिन को परचेज करने जाओ, वो आपको सामने से नहीं बोलेगी कि आप, देखो आपको एक रियलिटी बताता हूँ, एक अच्छी चीज बताता हूँ, एक रियलिटी है। आज के टाइम पे ना आपको लोग सामने से नहीं बोलते, ठीक है, आपको सामने से आपको खुद बोलना पड़ता है, ठीक है। जब तक आप खुद नहीं बोलोगे तब तक वो सामने वाला खुद नहीं बोलता। आज एक रियलिटी है, आप जब तक मेडिसिन पे जाते हो, मेडिसिन की दुकान पे जाते हो, आप 10% का डिस्काउंट जरूर लिया हो, मिलता है, ध्यान रखना। अगर आप उतने में खरीद के ले आ रहे हो तो आपका उल्लू कट रहा है, ध्यान रखना। तो प्लीज बी अवेयर, ऐसी चीजों को ध्यान रखिए। तो ये चीजें हैं कुछ जो सोशल है। तो मार्केट क्या है, इट्स अ डीलिंग, एक सेलर और बायर के बीच में डीलिंग है कि भाई डीलिंग है, मार्केट है, हमने भाई फिक्स कर लिया अपने मार्केट है। अब मार्केट जो डील करती है वो डिमांड और सप्लाई पे डील करती है। इस पे डील करती है, डिमांड और सप्लाई, मांग और आपूर्ति पे डिपेंड करती है। अब देखो एक टर्म समझा होगा, इन्फ्लेशन, जानते हो आप लोग इन्फ्लेशन के बारे में, महंगाई। महंगाई ये हिंदी में इसको बोलते हैं मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति बोलते हैं, महंगाई बोलते हैं इसको। महंगाई कैसे होती है, देखो आपकी डिमांड बढ़ी, अभी देखो कोविड का एग्जांपल लेंगे बढ़िया वाला, ठीक है। आपकी मांग बढ़ी, आपकी अगर जहां मांग बढ़ेगी बस समझ लो महंगाई हो गई मार्केट के अंदर। अब कैसे मांग बढ़ेगी, जब आपकी परचेजिंग पावर ज्यादा होगी, जब आपकी सैलरी ज्यादा होगी, जब रोकड़ा आपके पॉकेट में ज्यादा होगा, पैसा ज्यादा होगा, तो आपकी क्या होंगी, नीड्स होंगी कुछ। यार मेरी तो नीड्स है, मुझे तो ये भी खरीदना है, मुझे तो वो भी खरीदना है। जब पैसा होगा कहाँ पे, आपके पॉकेट के अंदर, तो आपकी नीड्स बढ़ेगी। हाँ, परचेजिंग पावर बढ़ेगी, यस, परचेजिंग पावर, खरीदने की शक्ति बढ़ेगी। तो खरीदने की जब शक्ति बढ़ेगी तो मार्केट के अंदर क्या आएगा, पैसा ज्यादा आएगा। तो सामने वाला देखेगा यार डिमांड तो बहुत ज्यादा है और सप्लाई, अब डिमांड ज्यादा कर रहा है तो एक काम करते हैं, इसको महंगा बेचते हैं जरा। तो महंगाई तभी बढ़ती है जब डिमांड क्या होती है, सप्लाई से ज्यादा हो जाती है, तब क्या होती है, महंगाई होती है, ठीक। महंगाई पढ़ेंगे अलग से, महंगाई इज अ डिफरेंट टॉपिक, अलग से पढ़ेंगे। आपको मैंने यहाँ बेसिक समझाया आपको, ठीक है। हाँ, इफ मनी फ्लोज इंक्रीज एंड डिमांड इंक्रीज, हाँ भाई पैसा जितना ज्यादा आएगा। और इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल कौन करता है, जल्दी से बताओ। Which organization, which regulatory body control that inflation? RBI. जिसका कुछ नहीं उसका कौन, उसका पापा, बैंकों का पापा कौन, RBI, that is called Reserve Bank of India और the Central Bank of India, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, मैंने बताया था ना सबको प्रीवियस करंट अफेयर्स की क्लास में, जो मॉनेटरी पॉलिसी आती है, जो मौद्रिक स्फीति आती है, मौद्रिक नीति आती है, उसके थ्रू हम क्या होते हैं, महंगाई को मार्केट के अंदर रोकते, पैसा नहीं आएगा, सीधी सी आती है, ठीक है। अब क्या होता है, अब डिमांड जब ज्यादा हो जाती है, डिमांड जब ज्यादा हो जाती है तो उस तरीके की मार्केट को बोलते हैं सेलर मार्केट। सेलर मार्केट मतलब जो बेचने वाला है वो तो अपने अनुसार क्या करेगा,
रेट डिसाइड कर देगा जी। चाहे तो अब आप जाते हो ना, अब आप जाते हो कभी, तब आपने 2 दिन पहले कहोगे यार अभी तो यार मैंने 2 दिन तो पहले मैंने पेट्रोल डलवाया था, तो यार ये तो 80 रुपए का पेट्रोल था, आज तो 82 रुपए का हो गया। या आप कहीं चाय पीने गए तो आपने बोला यार 10 रुपए की चाय थी पिछले हफ्ते, अजी नहीं यार, वो बोलेगा अरे यार वो चाय पत्ती के रेट बढ़ गए, अरे वो अदरक के रेट बढ़ गए, तो वो 12 रुपए की कर दी मैंने। ये क्या है, गलत है यार, ये चीजें गलत है, ठीक है, ये चीज गलत। आप लोग हर दिन रात को रेट बढ़ते रहते हैं, 96 हेयर साइकिल ले लेते हैं, यस पैसे लूट लेते हैं आपको, क्योंकि वो क्या होती है, सेलर की मार्केट होती है। सेलर अपने हिसाब से जो बेचने वाला है वो अपने अनुसार मन मौजी से रेट डिसाइड करता है। आप कहाँ देखते हो, आप लोग खरीद लेते हो तुरंत आके, ठीक है। तो भैया इसलिए थोड़ा ध्यान रखो ये सब चीजों का। अब क्या होती है, अब आपकी अगली मार्केट होती है, देखते हैं। देखो अब इस एक्ट को सुधारने के लिए, ठीक है, अब 2 तरीके की मार्केट होती है, पेपर में क्वेश्चन बहुत आता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मार्केट। इफ ऑन द क्लासिफिकेशन, इफ द डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, अगर डिमांड क्या होती है सप्लाई से ज्यादा हो जाती है, तो 2 तरीके की मार्केट आती है। एक होती है मोनोपोली। मोनोपोली क्या होता है, जब बेचने वाला क्या है, एक है, हाँ, सेलर इज 1 और खरीदने वाले क्या हैं, बहुत ज्यादा। यस, IRCTC रेलवे मोनोपोली बना रखी है। हो सकता है आने वाले टाइम पे जियो भी मोनोपोली बना ले। सब बना ले नहीं, सब बना ली उसने, बना ली है उसने, तो बर्बाद कर दिया सर उसने, और सारी टेलीकॉम सेक्टर को बर्बाद कर रखा है। खुद तो अपनी मार्केट बना रखी है टेलीकॉम में, पेट्रोल पंप में, एजुकेशन में। टेलीकॉम वाले यहाँ मर्जर कर रहे हैं, हाँ, बाकी वाले मर्जर कर रहे हैं बेचारे, वोडाफोन वाले आइडिया के साथ मर्ज हो गए। ये सब चीजें हैं। तो ये क्या मोनोपोली हो सकता है इंडिया के अंदर हो जाए। हालांकि अभी इंडिया के अंदर परफेक्ट कंपटीशन है, परफेक्ट कंपटीशन। गवर्नमेंट चाहती है कि परफेक्ट कंपटीशन इंडिया के अंदर रहे, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन इंडिया के अंदर रहेगा तो आपको फायदा होगा। कंपटीशन बढ़ेगा, जब कंपटीशन बढ़ेगा तो चीजों के दाम क्या होंगे, कम होंगे, इससे आपको परचेसिंग पावर फायदा होगा। गवर्नमेंट यही चाहती है ऐसा हो, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है, सब उल्टा सीधा हो रहा है। तो क्या है मोनोपोली, क्या पेपर में आएगा, आपसे डेफिनेशन लिखेगा, इफ द वन सेलर एंड अनलिमिटेड बायर, खरीदने वाले खूब हैं लेकिन समोसे की दुकान एक ही है एक रीजन। मान लिया आप एक जगह रहते हो, समोसे की दुकान एक है, सर समोसा ना बताओ मुंह में पानी आ जाएगा फिर से, ठीक है। समोसे की एक दुकान एक है और उसको खरीदने वाले खूब सारे, अब भीड़ लगी हुई है, लाइन लगी हुई है लंबी वाली, ठीक है। तो वो समोसे वाला क्या करेगा, अरे यार सब तो यही खरीदेंगे, लाओ समोसे के रेट बढ़ाते हैं, आज तो 5 से 7 रुपए का बेचते हैं, 7 से 9 रुपए का बेचते हैं, ठीक है। समोसे वाले की फिर तो हाँ सही में, ठीक है। तो ध्यान रखना, इस तरीके से मोनोपोली होती है। अब ओलिगोपोली क्या होती है, ओलिगोपोली क्या होती है, ओलिगो स्टैंड्स फॉर मैनी, ठीक है। जब क्या होते हैं सेलर लिमिटेड, अब 2-3 सेलर वाले होंगे, सेलर लिमिटेड है लेकिन खरीदने वाले फिर भी अनलिमिटेड है, वो क्या होती है ओलिगोपोली। अब ये डेफिनेशन आ जाती है, क्या होता है एग्जामिनर मेंशन करता है दीज आर द टर्म्स, तो ये क्या होता है जल्दी एसएससी में पूछ ली जाती है, एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मोनोपोली, ओलिगोपोली, मार्केट है, ठीक है, मार्केट है। पेप्सी, सर कोका-कोला, ओलिगोपोली की एक एग्जांपल देकर समझा दीजिए। एग्जाम्पल, ओलिगोपोली का एग्जाम्पल पहले आप लोग ट्राई कर सकते हो, फिर मैं समझाता हूँ बहुत बढ़िया से एग्जाम्पल। कोई ट्राई कर सकता है जो कॉमर्स बैकग्राउंड से। सर नाइकी, नाइकी कह सकते हो, सही है। पेप्सी कह सकते हो, कोका कोला कह सकते हो, एडिडास। सर जितनी भी नीश मार्केटिंग होती है वो सब ओलिगोपोली ही तो होती है, ओलिगोपोली होती है। नीश मार्केट जितनी भी होती है वो सबकी ओलिगोपोली होती है। और कोई समझा सकता है, वो बढ़िया तरीके से तो समझा सकता है इकोनॉमिक्स। जैसे एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल से एलोबरेट करके आप ही बताओ मुझे, आपको पता है ये चीज है, आप आसपास देख रहे हो। सर ऑटोमोबाइल, जैसे कि उसमें कुछ लिमिटेड ही कंपनीज है कार बेचने वाली, लाइक मारुति सुजुकी वगैरह लिमिटेड ही है, लेकिन परचेजर बहुत सारे हैं उस चीज के। करेक्ट मंजू, यही चीज मैं चाह रहा था, यही चीज है आपकी ऑडी। अब जब भाई ऑडी तो नहीं खरीदेगा हर कोई, ठीक है। ये तो ब्रांडिंग वैल्यू हो जाती है, ब्रांडिंग इन्फ्लेशन कहते हैं उसको, जो ब्रांड के नाम से बिके, ब्रांडिंग इन्फ्लेशन। हीरो होंडा कह सकते हो, ये सब ऑटोमोबाइल है। ओलिगोपोली मतलब सेलर लिमिटेड है, मतलब जैसे कोई सेक्टर है, उस सेक्टर में केवल 2 ही कंपनी है लेकिन खरीदने वाले खूब सारे हैं, ठीक है। वैसे भी आज कह सकते हो केवल आज के टाइम पे 2 ही कंपनी रह गई है, ठीक है। समझ लो, केवल ऐसे समझ लो, अपने इंडिया की कितनी सरकार है, 2 सरकार है केवल, कांग्रेस और बीजेपी, लेकिन वोट देने वाले खूब सारे हैं,
ओलिगोपोली इसका सही एग्जाम्पल। यस सर 2018 में एक क्वेश्चन आया था, हाँ। वन बायर एंड मेनी सेलर से क्या बोलते हैं बोल के 2018 वन बायर और मेनी सेलर एंड मेनी सेलर, वन बायर और आपके मैनी सेलर। ओके मैनी जी। तो आपके क्या होते हैं? वन बायर, ओके, खरीदने वाला क्या आपका एक है, वन बायर और मैनी सेलर्स, वो आपका होता है बेसिकली मोनोपोलिस्टिक मार्केट होता है वो। आपके नेक्स्ट टर्म आएगी मोनोपोलिस्टिक मार्केट, वो आगे लिखा भी हुआ है, मोनोपोलिस्टिक मार्केट बोलते हैं उसको। ऑप्शन में मोनो, यहाँ पे तो लिखा है बायर अनलिमिटेड मोनोपोलिस्टिक मार्केट में। सर मोनोपोलिस्टिक में मोनोपोली हो सकता है, मोनोपोली हो सकता सोनी, एक मिनट क्या बोला आपने? क्वेश्चन बोला था, फिर से बोलना जरा। वन बायर मेनी सेलर, वन बायर और मैनी सेलर, मोनोस्पोनी बोलते हैं। मोनोपोलिस्टिक होगा। मोनोस्पोनी भी बोलते हैं, मोनोस्पोनी बोलते हैं। जी सर मोनोस्पोनी बोलते हैं, वो भी नेक्स्ट मार्केट में आता है। मोनोस्पोनी, ओलिगोस्पोनी वो आता है जब डिफ्लेशन की कंडीशन आती है, जब क्या होता है डिमांड लेस देन सप्लाई हो जाती है, उस कंडीशन में आता है, मोनोस्पोनी बोलते हैं उसको। वो यहाँ मैंने मेंशन नहीं करा, मैं मेंशन करूंगा यहाँ पे, ठीक है। मोनोस्पोनी आया हुआ क्वेश्चन है, 2018 आया हुआ है। ओके 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 ठीक है, मैं मेंशन कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। मैंने नहीं देखा, हो सकता है मैं मेंशन कर दूंगा, ठीक है। मोनोस्पोनी, ठीक है। तो समझ में आ रहा है सबको? अब क्या हुआ, इन बेचारों के लिए एक MRTP एक्ट आया 1969 में। अब को इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। MRTP एक्ट क्या था कि जो ये अलीगल तरीके से सामान को बेचते हैं, अपने मन मुताबिक अपनी चीजें के रेट डिसाइड करते हैं, तो इनसे बचने के लिए, इनको थोड़े से जेल की हवा खिलाने के लिए ये MRTP एक्ट आया था 1969 में। लेकिन इस MRTP एक्ट का नाम चेंज कर दिया गया है। अब MRTP का नाम चेंज कर दिया क्या CCI। कभी कभी फुल ईयर पूछ लिया था CCI कब बना था। आप अगर वनडे एग्जाम देते हो ना, कभी कभी पूछते हैं इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, ठीक है। ऐसा आते हैं ना क्वेश्चन, देखे होंगे आपने, बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है कि इसका एस्टेब्लिशमेंट किस वर्ष हुआ था, ये कब बना था, ऐसा, ठीक है। चलो जैसे इसरो कब बना था, 1969 में बना था। अच्छा 1969 में आपके बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी हुआ था, नेशनलाइजेशन हुआ था 14 बैंक्स का, 14 बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ था। यस, और आपके 1969 में इसरो बना था। इसरो जानते हो? यस सर। CCI जो हुआ था 2002 में बना था श्रेयांश, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। कंपटीशन एक्ट भी बोलते हैं सर इसको। हाँ, कंपटीशन एक्ट भी बोलते हैं, 2002 में बना था आपका, ठीक है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया 2002 में बना था। बेसिकली कंपटीशन कमीशन जो होता है गवर्नमेंट कंपनी से डील नहीं होता, PSUs इसके अंदर नहीं आते, इसके अंदर जितने प्राइवेट फर्म्स होते हैं उन पे ये काम करता है CCI, ठीक है। गवर्नमेंट में कभी कभी UPSC में आ जाए, मान लिया क्वेश्चन UPSC के अंदर आ जाए कि CCI के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो उसमें इसी फॉर्म के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो मोनोपोलिस्टिक समझ में आया, मोनोपोली समझ में आया, आई थिंक सबको आ गया होगा, ठीक है। मोनोपोलिस्टिक क्या होता है? सेलर अनलिमिटेड और बायर अनलिमिटेड। खरीदने वाले भी क्या है? अनलिमिटेड है। सर MRTP एक्ट जो है इसका मेन मोटिव क्या था सर? ये जो इन्फ्लेशन MRTP का बेसिकली मेन मोटिव ये था कि जो इलीगल तरीके से, द पर्सन हु सेल द थिंग्स इन इलीगल मैनर से जो पैसे अपने हिसाब से बेच रहा है, जो जिसकी रेट डिसाइड करे, चाहे इतने रुपए की बेचूंगा मैं, इतने बेचूंगा, तो ऐसे क्या होता है कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। जो मतलब द पर्सन हु सेल द थिंग्स अकॉर्डिंग टू देयर ओन वे एंड सेलिंग द थिंग्स इन अ इलीगल वे, गैर कानूनी तरीके से, जो पर्सन जो गैर कानूनी तरीके से ऐसी चीजें करे, तो वो चीज वो क्या होता है? MRTP का एक्ट बनाया गया था, पेनल्टी लगाई जाएगी उन पे, वो दंड के भागी होंगे। समझ में आया? आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल। किराना स्टोर फॉर मोनोपोलिस्टिक, यस रघु यू आर राइट। मोनोपोलिस्टिक में होते हैं आपके किराना स्टोर, जितने भी आप देखते हो ना, एक ही मोहल्ले के अंदर पहुंच जाओ, अच्छा ये दुकान से खरीदूं, वो कहता है अरे मेरी दुकान से खरीद दो, अरे मेरी दुकान से खरीद दो, आके सब पीछे पड़ जाते हैं आजकल तो। और मैं तो सही एग्जाम्पल बताऊं, मोनोपोलिस्टिक मार्केट का सबसे सही एग्जाम्पल, मैं जब मेट्रो से बाहर निकलता हूं तो मेट्रो में क्या होता है, खूब सारे ऑटो वाले खड़े होते हैं, लॉट ऑफ ऑटो वाले खड़े होते हैं। वो कहते हैं जी मेरे ऑटो में बैठ जाओ, और मेरे को खींच के लेके चले जाते हैं। ये आपने देखा होगा। तो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल तो मोनोपोलिस्टिक का वही है मेरे एग्जाम टाइप से सबसे, ठीक है, करंट के अंदर। जब भी मेट्रो स्टेशन में आया तो उसको पकड़ के ले गया मुझे, कहता भाई मेरे ऑटो में बैठेगा, मेरी मर्जी भाई, मैं बैठूं या ना बैठूं, मतलब मुझे वहां जाना भी नहीं है, तो भी मुझे खींच के ले गया।
तो वहां बैठो जी, बैठ जाओ मेरे ऑटो में, भाई मुझे ज्यादा नहीं है। हाँ, कोचिंग इंस्टीट्यूट भी इसका एग्जाम्पल कह सकते हो, मोनोपोलिस्टिक के अंदर कि खूब सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है बेसिकली खुले हुए हैं आपके, ठीक है, और बच्चे भी खूब सारे हैं पढ़ने वाले, ठीक है, बेकरी शॉप्स कह सकते हो, सब आपको पता है, आप सब चीजों से अवेयर हो, केवल मुझे आपको समझाना है, आपको टर्मिनोलॉजीज नहीं पता, और यही टर्मिनोलॉजीज आपके पेपर में आएंगे। ओहो प्लूटस है, यस, टेंशन मत लो, ठीक है, प्लूटस को तो मोनोपोली बनाएंगे, तुम टेंशन मत लो, बहुत जल्दी नोएडा के अंदर, ठीक है, ओके। अब अगला क्या होता है, अब क्या होता है, जब डिमांड क्या होती है, डिमांड क्या होती है, सप्लाई से कम हो जाती है, जब आपकी मांगे और की आपूर्ति से कम हो जाती हैं, तो उस केस को बोलते हैं डिफ्लेशन। डिफ्लेशन समझते हो ना, डिफ्लेशन इज अ रिवर्स ऑफ इन्फ्लेशन, क्या है, उल्टा है, जब महंगाई क्या होती है, कम हो जाती है मार्केट के अंदर, और महंगाई जब क्या होता है, महंगाई जब ये महंगाई कम हो जाती है, महंगाई कम होती कब, जब क्या होती, डिमांड सप्लाई से कम हो जाती है, दिख रहा होगा सामने आपको, मैंने डिमांड इज लेस देन सप्लाई। अब देखो कैसे होती है महंगाई कम, ठीक हो, अब क्या होता है, अगर यही महंगाई कम लगातार 6 महीने तक होती है, इफ दिस डिक्रीज ऑफ प्राइस ऑफ एनी कमोडिटीज कंटिन्यूज अप टू द 6 मंथ, या 2 क्वार्टर तक या 6 महीने तक कंटिन्यू रहती है, तो ये रिसेशन में बदल जाती है। रिसेशन बोलते हैं ना, रिसेशन क्या होता है, मंदी आ जाना, मंदी सुना है, मार्केट के अंदर मंदी आ जाती है, रिसेशन, अभी करंट में आया भी था रिसेशन, मंदी पड़ गई मार्केट के अंदर। यस शौर्य? नहीं सर, कुछ नहीं। मंदी बोलते हैं ना कि जब आपका महंगाई जो कम है, जो आपकी महंगाई कम है, वो लगातार 6 महीने तक होती है, दैट इज कॉल्ड रिसेशन। रिसेशन मंदी पड़ जाना मार्केट के अंदर। अब देखो ये डिमांड और सप्लाई से बहुत नुकसान होता है, बताओ क्या नुकसान होता है, जल्दी से मुझे बताओ क्या नुकसान होता है जब डिमांड सप्लाई से क्या हो जाती है, कम हो जाती है, सर क्या नुकसान होता है? सर जितना आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हो उतना आपका सेल नहीं होता ना सर, वही तो प्रॉब्लम तो है। क्या नुकसान है, इससे क्या नुकसान है, व्हाट आर ड्रॉबैक? डिफ्लेशन अच्छा भी है लेकिन एक ड्रॉबैक भी इसका, कैन एनीबॉडी? लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यस, अनएम्प्लॉयमेंट, एब्सोल्युटली राइट। अब देखो मैं समझाता हूं आपको क्या होगा, अगर डिमांड सप्लाई से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और डिफ्लेशन तो होगा, लेकिन इससे अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, बेरोजगारी हो जाएगी। देख रहे हो ना लॉकडाउन के अंदर बेरोजगारी बढ़ गई, ये बेरोजगारी बढ़ने का कारण ही यही है, डिमांड सप्लाई से कम होना। अब देखो एग्जाम्पल, सपोज एक समोसे की दुकान है, ठीक है, लॉकडाउन में एक समोसे वाले ने अपनी दुकान खोली, ठीक है, अब लोगों का भरोसा ही टूट गया था कि अच्छी बाहर का खाना तो बिल्कुल नहीं खाएंगे हम, कहीं ऐसा ना हो हमें कोरोना हो जाए। तो लोगों ने क्या करा, लोगों ने एफबी के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर और व्हाट्सएप के स्टेटस के ऊपर लोगों ने चीजें बनाई घर में, और लोगों ने उसको स्टेटस में डाला। ऐसे कुछ चीजें करी थी नहीं करी थी लॉकडाउन में, ये करी तो होगी सबने, ठीक है। लॉकडाउन में लोगों ने सब चीजें अपनी स्टेटस डाल दी, अरे अजी आज तो मैंने ये खाना बनाया, आज तो मैंने गोलगप्पे खाए, आज तो मैंने ये खाया, तो समोसे खाए, आज तो मैंने पिज्जा खाया, सबने ये करा, ठीक है। अब बेचारे वो समोसे वाले, वो तो मशीन भी लेके आए हुए हैं, उनके पास मशीन भी है, और वो कारीगर भी रख रहे हैं, कारीगर को भी पैसा दे रहे हैं, और मशीन के पैसे भी दे रहे हैं, और जहां पे वो दुकान खोल के बैठे हैं उसका बिजली का किराया भी दे रहे हैं, और उस दुकान का किराया, अगर उनकी दुकान खुद की है तो लोगों ने क्या करा, लोगों ने एक अच्छी दिमाग लगाया, लोगों ने घर में ही शटर लगा लिया, लोगों ने अपना खुद का बिजनेस चालू कर लिया। इट्स अ माइंड ऑफ इंटेलिजेंसी, इसको बोलते हैं बढ़िया दिमाग चलाना। लोगों ने क्या करा, लोगों ने खुद की दुकान खोल ली। आपने देखा होगा लॉकडाउन के अंदर घर के अंदर खूब सारी दुकान खुली होंगी, ऐसा हुआ होगा, आई थिंक सो, मेरे साथ तो ऐसा हुआ है। तो लोगों ने क्या करा, खुद की दुकान खोली। अब भैया समोसे वाले को तो भैया मशीन के पैसे भी देने पड़ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी भरना पड़ रहा है, दुकान का बिल भी भरना पड़ रहा है, और समोसे तो भर रहे हैं डेली 10, लेकिन खाने वाला तो कोई है ही नहीं। तो भैया 2 महीने तक तो कोई बिजनेसमैन इसको बियर कर सकता है, कोई बिजनेसमैन इसको 2 महीने तो बियर कर सकता है। अब वो क्या करेगा, अब अगले महीने कहेगा, अरे कल्लू बाहर निकलो, अरे मल्लू बाहर निकलो, अरे रामू बाहर निकलो, वो सबको बाहर निकालना चालू करेगा, क्योंकि भैया उसको ही प्रॉफिट नहीं हो रहा है, वो खुद ही लॉस में जा रहा है, मतलब वो पैसा इन्वेस्ट ज्यादा कर रहा है, उसको आउटपुट कम मिल रहा है, तो वो सबको निकालना बाहर चालू करेगा। और यही तो हुआ है लॉकडाउन के अंदर,
यही तो लॉकडाउन के अंदर हुआ है और यही 6 महीने तक लगातार हुआ तो रिसेशन आया और इसी रिसेशन के कारण इंडिया का जीडीपी गिरा। यही कारण बना। चिकन से कोरोना हो रहा था, स्प्रेड करके 1 किलोग्राम 50 बिक रहा था। ओके, सब चीजें सस्ती बिक रही। अरे कुछ तो ले जाओ यार, लोगों तो घर से सप्लाई कर रहे थे, अरे कुछ तो ले लो यार, सस्ता ले लो लेकिन ले लो भाई, ताकि उनका पैसा चलता चले। फ्री में ले लो, अरे फ्री में तो नहीं दे रहा था कोई श्रेयांश, इतना भी कोई नहीं सीधा था कि जो फ्री में दे रहा था आपको, ठीक है। जोमेटो स्विगी वुगी की तो अब तो इसके बीच में लॉकडाउन में जोमेटो स्विगी ने खाना तो जा नहीं रहा था लोगों ने, तो जोमेटो स्विगी से लोग किताबें भी बेच रहे थे, किताबें भी जाती थी, आपने सुना होगा इस तरीके से। शेयर भी सस्ते हो गए थे, हाँ शेयर भी सस्ते हो गए, यस शेयर मार्केट भी बहुत डाउनफॉल हो गया था। तो ये इफेक्ट है, ये सब इफेक्ट है, ये सब एक नेचुरलिटी है और ये इफेक्ट है। तो आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल, ठीक है। तो रिसेशन आ जाता है, ये मंदी हो जाती है, तो इसका ड्रॉबैक है, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सकता है, ठीक है। ओके, आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल। अब क्या होता है जब डिमांड सप्लाई के पास बराबर होती, हम तो यही चाहते हैं कि हमारी मांगे और आपूर्ति बराबर हो अपने इंडिया के अंदर है। कैसे? अब कैसे इससे आपको फायदा होता है, अगर डिमांड सप्लाई के बराबर हो जाती है तो इससे आपको फायदा होता है। आपको फायदा कैसे होता है? लोग क्या करते हैं, क्वालिटी तो बढ़ा देते हैं और प्राइस डिक्रीज करते हैं। अरे जियो सबसे बढ़िया एग्जांपल है यार, इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल जियो है। जियो ने सबसे बढ़िया इसमें गेम खेला। जियो ने क्या करा, सबसे अच्छी क्वालिटी दी। पहले प्रीवियस नेटवर्क चल रहे थे, एयरटेल का तो बैंड बजा दिया जियो ने साथ साथ। एयरटेल अच्छा खासा लेके बैठा हुआ था कि यार मैं तो 5G लाऊंगा, मैं तो 5G लाऊंगा। उससे पहले जियो ही ले आया, वो सॉरी 4G, जियो ही उससे पहले 4G ले आया। तो सबसे पहले तो नाक कटी थी। आई थिंक सबको ये पता होगा, सोशल मीडिया के अंदर एयरटेल का काफी मजाक बना था, भारतीय एयरटेल का, कि भाई जियो तो 4G ले आया। और जियो 4G तो ऐसा लाया तो सबको फ्री दे दिया। अब फ्री हो गए सब लोग, तो सबने सोचा यार फ्री है 1 साल के लिए तो कोई पैसा नहीं लगेगा। तो लोग क्या हो गए, एडिक्टेड हो गए। लोग क्या हो, उसके आदी हो गए, एडिक्टेड हो गए कि हाँ भाई ये सब चीजें ठीक है। बट एवीआई एयरटेल लीड कर रहा है। यस, इस समय आपका जो वोडाफोन और आइडिया एयरटेल है, मैं आपको बताऊं अंदर की बात यही है, लीड कर रहा है। मैंने भी अपना जो पोर्ट करा लिया, अपना जो जियो का नंबर है उसको पोर्ट करा लिया, क्योंकि आई एम बहुत जियो से खराब हो चुका है मेरा दिमाग। व्हेनेवर आई एम टॉकिंग टू समवन, एक तो कॉल ड्रॉप प्रॉब्लम, उसके बाद कभी कट जाता है। व्हेन आई एम स्पीकिंग टू समबडी, अब मैं किसी से बात करता हूं तो इंटरनेट नहीं चलता, ठीक है। जब मैं बोल रहा होता तो आवाज नहीं जाती, पता नहीं क्या कर रहा है जियो, ठीक है। सबका दिमाग खराब कर रखा है जियो ने, ठीक है। तो अभी मैंने वोडाफोन में उसको पोर्ट करा लिया है। अब मैं थोड़ा सा पक गया हूँ वोडा एयरटेल, उसको क्या नाम है, जियो को यूज करके आई एम टोटली पागल हो चुका हूँ उसको। तो ये चीज है। अब क्या करते हैं लोग, क्वालिटी अच्छी रखते हैं। हाँ मैंने तो दोनों रखा है, दोनों। ओह माय गॉड, अकॉर्डिंग टू अ मार्केट, ठीक है। चलो फिर क्या होता है, अब क्या होता है इसमें, क्या होता है लोग क्वालिटी बढ़ाते हैं। देखो सीधा सा फंडा है, सीधा सा फंडा बिजनेस का क्या होता है, बिजनेस का पर्पस क्या होता है, प्रॉफिट। व्हाट इज द पर्पस ऑफ बिजनेस? अब क्या होती है, आपको प्रॉफिट कैसे होना चाहिए, मतलब आपका क्या है अल्टीमेट बिजनेस का खोलोगे यार, इन्वेस्ट ताकि प्रॉफिट आए, हर चीज का प्रॉफिट ही होता है। अब प्रॉफिट कैसे होगा, देखो आप कभी भी कोई दुकान खोलोगे या अपना बिजनेस चालू करोगे तो सबसे पहले आप क्वालिटी बढ़ाते हो। पहले आपने बिजनेस चालू करा, आपने देखा, पहले सर्वे करा। यू हैव टू फर्स्ट सर्वे योर सराउंडिंग्स। सर्वे करते हो ना सराउंडिंग का, कि भाई ये जो ये अग्रवाल स्वीट्स है या ये जो फलाना स्वीट्स है, ये कितने रुपए का समोसा बेचती है या ये कितने रुपए का, उसी के अकॉर्डिंग आप अपने रेट को सेट करते हो, ठीक है। सर्वे करते हो ना किसी भी चीज को, बिजनेस को चालू करो, तो आपने सर्वे करा, तो आपने उसी के अकॉर्डिंग क्या करा, आपने क्या करा, समोसे के अंदर मान लिया अग्रवाल वाला जो समोसे बेच रहा था, उसने क्या करा था, केवल आलू भरे थे। आपने थोड़ा और दिमाग लगा दिया, आपने क्या करा, समोसे के अंदर आलू और आलू के साथ मटर और 2-3 काजू के पीस भी डाल दिए आपने। तो आपने क्या करा, 10 ही रुपए में इफेक्टिव बना दिया। अब लोग खाने वाले आए तो बोलते अच्छा अग्रवाल वाले सूट वाला तो केवल आलू देता है, ये तो हमें आपका बादाम भी डाल के देता है, ये तो मटर भी डाल के देता है, ये तो बहुत अच्छा समोसा है। तो आपने क्या करा, वहां पे स्विच करा। तो आपने क्या करा, उसकी क्वालिटी बढ़ाई। यू हैव टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट, ऑफ दैट कमोडिटीज। व्हेन यू इंक्रीजिंग द क्वालिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट, तो उसके प्राइस भी क्या करा, आपने डिक्रीज रखे, कम रखे। और इससे क्या हुआ, आपके प्रति लोग अट्रैक्ट हुए कि अरे ये वाला स्वीट वाला समोसे तो बहुत अच्छा देता है, ये तो हरी चटनी भी देता है, ये तो लाल चटनी भी देता है, ये तो पनीर भी डाल के देता है, वाह वाह वाह। तो आपने क्या करा, आप उसकी दुकान छोड़ के उधर चले गए। यही है बिजनेस। बिजनेस का पहला फंडा यही होता है कि आप पहले चीज, अब जब ट्रस्ट बन जाता है, ऐसे जियो ने ट्रस्ट बना लिया, तो अब सोचा कि यार सोचते हैं अब चलो इसमें पैसा ही लगा देते हैं, पैसे में बेचते हैं सिम को।
लोग एडिक्टेड तो हो ही चुके हैं। ये क्या है? बिजनेस है, इसी को बोलते हैं बिजनेस, यही इकोनॉमिक्स है। तो आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल। इसमें परफेक्ट कंपटीशन होता है। अब देखो परफेक्ट कंपटीशन हुआ कि नहीं हुआ? अब जियो ने अपने दाम सस्ते करे तो बेचारे एयरटेल वाले को भी और वोडाफोन वाले को भी अपने दाम सस्ते करने पड़े। अबे उनको भी तो मार्केट के अंदर रहना है। कहाँ आप एक बात याद करो, जब 3G चलता था तो एयरटेल में आप लोग MB डेटा डलवाते थे, अब यहाँ GB में खिलवाड़ हो रहा है। ठीक है, अब मिनट्स प्लान हटा दिए, अब मिनट्स क्या गया, आपकी मिनट्स फ्री कर दिया, लिमिटेड कर दिया। ठीक है, अब क्या अनलिमिटेड वाला फिर से कर दिया गया शायद। अरे वो धीरे धीरे मार्केट में चेंज होता रहता है, वो प्रॉफिट है लॉस है सब, वो धीरे धीरे मिस्सी खिलाई जाती है वो सबको धीरे धीरे। सर डाटा सस्ता था, जियो का किया। हाँ, जियो ने आके, परफेक्ट कंपटीशन हुआ ना, यही तो परफेक्ट कंपटीशन हुआ। जियो ने आके सारी मार्केट के रेट चेंज कर दी, और इससे फायदा किसको हुआ? इससे फायदा आपको हुआ। यू गेट द एडवांटेज, आपको इससे फायदा हुआ। और इससे क्या हुआ, जहां आप डेटा खरीदते थे 35 रुपए का, अब वहां पे फ्री में मिल रहा डेटा, अब वो 20 रुपए का डेटा मिल रहा है। इससे फायदा किसको हुआ? आपको हुआ। परफेक्ट कंपटीशन। तो परफेक्ट कंपटीशन से किसको फायदा होता है? क्वालिटी बढ़ती है और इसके दाम घटते हैं। और ये कब होता है? जब डिमांड सप्लाई के बराबर होती है। आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल। सबको क्लियर होगा? चलो डाउट्स देखते हैं। पहले 98 में 1 GB 2 GB मिलता था, समझो आप देख रहे हो। ठीक है, जियो ने भी बहुत फायदा उठा दिया। यस, देख रहे हो सब आजकल सेल में ले जाओ, अजी ये सेल चल रही है, अमेजोन से ये ले जाओ, सब चीजें चल रही है सेल में। ये सब कुछ नहीं है, ये सब कूपन लगाओ, कैश बैक मिलेगा, फोन पे में मिलेगा कैश बैक। मुझे आज तक पेटीएम में नहीं मिला, सही बता रहा हूँ। आई एम गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड। आज तक मैंने जिंदगी में कूपन लगाए, कभी वो कूपन लगाई ही नहीं मेरे से। मोम आया है सर, यस रियाज, ये सब मोम आया है। ठीक है, ये बिजनेस है यार, देखो यही चीज बिजनेस है यार। देखो बिजनेस को खोलने के लिए यही सब चीजें चाहिए होती हैं। दीज आर द ornaments or these are the instruments by which you can open your business, we can apply your minds। ठीक है, आप अपने दिमाग को लगा सकते हो, ऐसी चीजें कर सकते हो। आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल। देखो मैंने बहुत कम पढ़ाया है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाया, लेकिन आपको बेसिक समझाया है मैंने, क्योंकि मैं हर चीज को बेसिक से लेकर चलता हूँ। मेरा कोई मतलब नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा टफ पढ़ाऊँ, आपको समझ में आना चाहिए, मेरे लिए इतना बहुत है। ठीक है, चलो आपको समझ में आ रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है, एक्टिवनेस है क्या? चलो इंटरेस्टिंग लग रहा है तो प्लीज रिटर्न इंटरेस्टिंग, अदरवाइज नो। इंद्रनील नो, यू आर गेटिंग नो। इंद्रनील इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा सर? बहुत, दैट द बेस्ट पार्ट अबाउट यू सर। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, दैट्स गुड। ठीक है, अगर बीच में करंट भी हो सकता है, ध्यान रखना, मैं झटके देता हूँ करंट के। एनर्जी नहीं है, और एनर्जी नहीं है। ओके इंद्रनील, यू आर गेटिंग फटीग और एग्जॉस्टेड, कोई बात नहीं, आप एक बार लेक्चर देखना। ठीक है, कोई बात नहीं इंद्रनील, हो जाएगा, अभी एनर्जी आ जाएगी। चलो अब क्या करते हैं हम, देखो क्या होते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री डिपेंड्स। अब कंट्री में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है कैसे होता है, देखो हम इस पे डिपेंड करते हैं, प्रोडक्शन पे। ये 4 चीजें होती हैं। अगर आप बिजनेस को ओपन करना चाह रहे हो, यस दीपा 5:30 पे होगी आपकी क्लास क्लोज्ड, अभी नहीं होगी, अभी 6 मिनट्स मोर आर देयर। ओके, 6 मिनट अभी बचे हुए हैं। ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग वे। ओके चलो लेट्स डील विद आवर टॉपिक। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखो आपको भी, आपको ऐसा महसूस होगा कुछ दिन बाद कि मैं अपना बिजनेस ओपन करने जा रहा हूँ। अब देखो ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो सबसे पहली चीज क्या होती है, जब भी आप अपना बिजनेस ओपन करने जाते हो, जब आप भी बिजनेस ओपन करने जाते हो तो आप देखते हो ना कि आसपास क्या क्या चीजें, सर्वे करते हो, मैंने आपको पहले बताया। तो आप क्या करते हो, प्रोडक्शन करते हो। ठीक है, अब आपने क्या करा, प्रोडक्शन करा। प्रोडक्शन जितना ज्यादा होगा, प्रोडक्शन किस पे डिपेंड करेगा कि लोग खरीद रहे हैं कि नहीं खरीद रहे हैं। अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट करा, आगे समोसे की दुकान खोली, अब समोसे खाने वाला तो कोई है नहीं, आपने जंगल। सर आप प्रेडिक्शन बोल रहे हैं या फिर प्रोडक्शन बोल रहे हैं? ठीक है, उत्पाद करना है। ओके, प्रेडिक्शन, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन हो सकता है जल्दी जल्दी में निकल गया हो। ठीक है, प्रोडक्शन मतलब उत्पाद करना किसी चीज का। ठीक है, अब आप क्या करोगे, प्रोडक्शन तभी करोगे ना जब लोगों की डिमांड होगी, कंजम्पशन होगा। अब आपने दुकान खोल दी जंगल में, ना जंगल में कोई आदमी है, ना जंगल में कोई मंगल है, ना कोई आदमी है, दुकान खोल के बैठ गए आप, तो आपसे बड़ा बेवकूफ तो कोई नहीं होगा, आई थिंक सो। ठीक है, तो क्या होगा, आपकी डिमांड ज्यादा होगी, लोगों की डिमांड ज्यादा होगी, कंजम्पशन ज्यादा होगा, लोगों की क्या होगी, खपत।
आप लोग जब मैथमेटिक्स पढ़ते होगे तो आप लोग पढ़ते होगे ना, प्राइस इनटू कंजम्पशन, जो आपको मैथमेटिक्स पढ़ाते होंगे सब, प्राइस और कंजम्पशन परसेंटेज में शायद टॉपिक आता है, प्रोडक्शन कंजम्पशन वाला, प्राइस कंजम्पशन और वो वाला, ठीक, आई थिंक वो न्यूमेरिकल भी आता है पेपर में, ठीक है, न्यूमेरिकल यहाँ नहीं, मैथमेटिक्स में आता है, ठीक है, उस पर क्वेश्चंस आते हैं। अब आपने कंजम्पशन जितनी ज्यादा होगी उसी हिसाब से आप प्रोडक्शन करते हो, या किसी को उत्पादित करते हो उसी तरह से माल मंगवाते हो। मान लिया मदर डेयरी दूध पीने वाले ज्यादा है तो मदर डेयरी की डिमांड ज्यादा होगी, तो उसी तरीके से आप सप्लाई करोगे उस चीज की। अब इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, एक्सचेंज होगा। एक्सचेंज किसका होगा, पैसों का लेन देन होता था। पुराने टाइम में बार्टर सिस्टम होता था, बार्टर सिस्टम के बारे में जानते होगे, ठीक है, ठीक है, बार्टर सिस्टम में जानते हो कि सामान के बदले सामान, यस, चप्पल के बदले चप्पल, अनाज के बदले अनाज, वो होता था बार्टर सिस्टम पुराने टाइम पे। व्हेन यू स्टडी द इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा होगा आप लोग, आपकी जो होती है क्या नाम है, इंडस वैली सिंधु घाटी की सभ्यता, उसमें बार्टर सिस्टम यूज होता है। यस, मोहनजोदारो, मोहनजोदारो, यस, चप्पल के बदले चप्पल सर, ऐसा तो नहीं, मैं बता रहा हूँ केवल, दूसरा कोई चीज, मतलब नहीं सर, अनाज के बदले अनाज, अनाज के बदले, जैसे अनाज बोल दिया, जैसे अनाज तुम्हें दे दिया, नहीं कोई डिफरेंट चीज के बदले दूसरा कोई सामान, हाँ दूसरा दूसरा, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसके बेसिस पर सर, यस, उसके बेसिस पे डिफरेंट कमोडिटीज हो सकते हैं। मैं थोड़ा बोल गया, मतलब उसमें पैसा नहीं है, नो मनी, पैसा नहीं है, केवल कमोडिटीज है, केवल आइटम है वो चीज, ठीक है, इतना समझो। अब कंजम्पशन अच्छा होगा, एक्सचेंज, अब क्या करोगे आप, एक्सचेंज करोगे। एक्सचेंज किसका, पैसों का एक्सचेंज करोगे। तो जब पैसा आएगा, अब चीज है आपने 10 रुपए की बनाई और बेच रहे हो 15 रुपए का, तो उससे क्या आएगा, 5 रुपए का क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा, फायदा आएगा, मुनाफा आएगा उससे। और वो 5 रुपए आप किसी चीज पे क्या करोगे, इन्वेस्ट करोगे। इन्वेस्ट किसमें करोगे 5 रुपए, हो सकता है आप बच्चों की पढ़ाई पे इन्वेस्ट करो, हो सकता है आप घर बनवाओ अपना बढ़िया सा, हो सकता है वो पैसों को आप सेव करके रखो इन फ्यूचर, फ्यूचरिटिक पर्पस से। तो ये क्या, यही तो बिजनेस के क्या है, एक तरीके हैं। तो चप्पल कुछ ज्यादा ही है, जोर से लग गया था शायद, ओके, ओह माय गॉड, चप्पल के बदले जूता ले लो, एक काम करो, ये सही है। चप्पल लगा, चप्पल का ही स्लीप बोला, चप्पल की वजह और कुछ एग्जांपल चाहिए। ओह माय गॉड, चप्पल के बदले जूता ले लो, एक काम करो, ये सही है। स्लीपर्स के बदले शूज, कमोडिटीज भी अलग अलग है, सही है, चलो कोई बात नहीं, मैंने एग्जाम्पल बोल दिया थोड़ा सा हंसी मजाक में, कभी सीरियस मत लेना क्लास, केवल हंसी मजाक है ऐसा, ठीक है। अभी तो स्टैटिक जीके पढ़ाऊंगा तो थोड़ी वल्गर ट्रिक्स हैं, तो प्लीज टेंशन मत लेना, ठीक है, याद कर लेना, बस इंटरेस्टिंग बनाना होता है क्लास को, याद थोड़ा सा कोर्स सी हो जाती है, फिर मजा नहीं आता। अब प्रोडक्शन होता क्या है, ठीक है, अब प्रोडक्शन है क्या, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड दैट हैव यूटिलिटी। आपने कोई चीज बनाई, मैन्युफैक्चरिंग की, उसकी यूटिलिटी, यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, उसका कस्टमर सेटिस्फेक्शन कितना है, मतलब जो कस्टमर उसको खरीद रहा है उसका सेटिस्फेक्शन कितना है। गुच्ची का चप्पल, गुच्ची हो तो ले लेंगे, ओके, माय गॉड, ओह माय गॉड। तो क्या है प्रोडक्शन, क्या है प्रोडक्शन, इज अ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। अब ये बोतल है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग करी, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग करी, अब इसकी कितनी क्या है, इस गुड्स की कितनी यूटिलिटी है। यूटिलिटी का मतलब होता है कि सेटिस्फेक्शन, इससे लोगों को विश्वास कितना होगा। आप बनाए तो चले जा रहे हो लेकिन सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे। अब जैसे कंपनी है, अब जैसे जियो है, अब कई तरह की कंपनीज है, रेडमी की कंपनी हो गई, सैमसंग की कंपनी हो गई, ठीक है, एमआई की कंपनी हो गई, ये सब जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज है, टेलीकॉम की कंपनी है जो मोबाइल फोन्स बनाती है, ठीक है, आपने प्रोडक्शन तो करा, अब वो यूटिलिटी कितनी है, वो कैसे यूज कर रहे हैं। अब जैसे एमआई रेडमी के फोन ज्यादातर यूज कर रहा है, ठीक है, वन प्लस, तो क्या है, ये चीज यूटिलिटी कहलाती है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोडक्शन का ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट। प्रॉफिट इज अ पर्पस ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोडक्शन। आप किसी भी चीज को उत्पाद कर रहे हो तो आपका पहला फंडा ये है कि मुनाफा कैसे होगा, फायदा कैसे होगा, ये चीज पर्पस है बिजनेस को खोलने का। आप बिल्कुल अपने में सोच के देखो कि आप एक बिजनेस को ओपन करना चाह रहे हो, जब आप बिजनेस को ओपन करने जा रहे हो तो आप किस किस चीजों पे ध्यान रखोगे। अब देखो क्लास, अब मार्केट के अंदर आप किसी भी प्रोडक्ट को बेचते हो, ठीक है, जैसे मान लिया ये आपका पेन है, मान लिया, अब इसको आपको आपने बनाया, इसको प्रोड्यूस करा, अब आप इसको मार्केट के अंदर बेचना चाहते हो, ठीक है, तो आप बेचोगे किस पे, किस पे, देखो बेचने पे डिपेंड करता है, एक फॉर्मूला होता है, क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट प्राइस डिपेंड करता है आपकी फैक्टर कॉस्ट पे। फैक्टर कॉस्ट क्या होती है,
कारक मूल्य होता है। कारक मूल्य क्या मतलब, इसको जो बनाने के लिए जो कॉस्ट लगी, मतलब इस पेन को बनाने के लिए जो प्लास्टिक की कॉस्ट लगी, इस निब को बनाने की जो कॉस्ट लगी, जो बेसिकली इसको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो फैक्टर कॉस्ट होती है। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट क्या होती है, दो तरीके की होती है, आपको मैं बता देता हूं। फैक्टर कॉस्ट क्या होती है, दो तरीके की होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी कह सकते हो, और प्राइमरी और सेकेंडरी होती है। अभी ऐसे मत देखो, अभी आप आगे समझो। फैक्टर कॉस्ट समझ में आया? फैक्टर कॉस्ट क्या होती है इंद्रनील, जो इसको बनाने के लिए कॉस्ट लगी, प्रोड्यूस करने के लिए जो उसको कॉस्ट लगी, उसको बोलते हैं लागत जिसे कहते हैं। यस, लागत। यू आर एब्सोल्युटली राइट, यू आर सेइंग द लागत, जो बनाने में इसको लागत लगाई गई। ठीक है, दैट इज कॉल्ड। ठीक है, अभी से बोल रहे हैं, एक बार नेक्स्ट क्लास में रिपीट कर देना। हैंग हो गया मेरा सिस्टम, कोई बात नहीं बितांशु, नेक्स्ट क्लास में जब मैं रिपीट करूंगा, हर चीज को क्लास में पहले रिपीट करता हूं कि मैंने ये चीजें पढ़ाई थी। बितांशु, आई विल क्लियर यू, आई विल टीच यू। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ओके, 5:30 हो गया सर। इंद्रनील, ओ माय गॉड इंद्रनील, समझ नहीं आ रहा क्या? चलो, अब थोड़ा सा टॉपिक है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जीएसटी। जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स। गुड एंड सर्विस टैक्सेस जो होते हैं आपके, ठीक है, वो आपका क्या होता है, वो क्या आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। अब आपको, जब आप बिजनेस करोगे तो आप टैक्स पे करोगे नहीं पे करोगे, यू हैव टू पे द टैक्स ना। तो गवर्नमेंट को क्या करो, पे कर रहे हो। आपको एक तो लागत लगी बनाने के लिए, फिर आपने अगर कोई कंपनी खोली, कमर्शियल एरिया में खोली, तो आप उसके लिए टैक्स पे करोगे नहीं पे करोगे, यू हैव टू पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट आल्सो। आप गवर्नमेंट को टैक्स पे करोगे। फिर उसके बाद क्या होती है, गवर्नमेंट कभी कभी क्या होती है, सब्सिडी देती है। वो सब्सिडी क्या होती है, गवर्नमेंट बोलती है ना कि अगर ये सब्सिडी किस पे देती है गवर्नमेंट, जैसे सिलेंडर पे, आपको पता होगा सिलेंडर पे सब्सिडी दी जाती है। अच्छा, इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा सब्सिडी किस चीज पे दी जाती है, जल्दी से बताओ, किस प्रोडक्ट पे सबसे ज्यादा सब्सिडी देती है गवर्नमेंट? नो, एलपीजी पे नहीं है। पेट्रोलियम पे? नो, फूड पे। इंद्रनील, यू आर एब्सोल्युटली राइट। जो खाना होता है, खाने पे सबसे ज्यादा सब्सिडी देती है गवर्नमेंट। राशन पानी, खाने पे, फूड पे, राशन पे सबसे ज्यादा सब्सिडी देती है। ठीक है, अभी बताऊंगा सब्सिडी है। अब सब्सिडी को क्या होगा, गवर्नमेंट दे रही है, गवर्नमेंट अपनी तरफ से दे रही है, तो इससे मुनाफा किसको हो रहा है, आपको फायदा हो रहा है। तो आपको फायदा होगा तो उससे घटाओगे ना। तो इसी तरीके से किसी भी प्रोडक्ट को जब मार्केट के अंदर बेचा जाता है, तो ये फैक्टर्स को देखा जाता है। दीज आर द फैक्टर्स, हम देखते हैं कि इस तरीके से बेचा जाता है। तो क्लास आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, क्योंकि अभी मेरी भी क्लास है 5:45 पे, यूपीएससी में साइंस एंड टेक की क्लास है मेरी। ठीक है, तो कंटिन्यू रखते हैं आप नेक्स्ट क्लास में। तो इट इज क्लियर टू ऑल? हाँ सर, बस नेक्स्ट क्लास में ना ये सब्सिडी वाला एक बार समझा दीजिए, मुझे कभी नहीं समझ आया सब्सिडी कैसे, सब्सिडी समझाऊंगा, प्यार से समझाऊंगा, बहुत आराम से कि सब्सिडी होता है, गवर्नमेंट क्यों देती है सब्सिडी। ठीक है, ओके, ठीक है सर। इट इज क्लियर टू ऑल? ठीक है, चलो फिर, चलो बाय बाय सब लोग। मेरी क्लास है यार 5:45 पे। ठीक है, वहां पे भी सबमरीन्स पढ़ाना है मुझे आज, डिफेंस पढ़ा रहा हूँ, सबमरीन्स के आईएनएस विक्रांत, आईएनएस अरियंत, नाम सुने होंगे आप लोगों ने। ठीक है, वो डील करना है। चलो फिर, ठीक है, क्लास आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। बाय बाय, हैप्पी वैलेंटाइन डे टू ऑल।